हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा, हम अपनी सीरीज़ कर रहे थे B1, जो कि है ऑल इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि आपको ब्लैक बुक में मिल भी जाएगी। लेक्चर नंबर 3 हम आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि 201 से लेकर 300 तक के 100 इडियम को हम कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं और आई होप आप सभी ने काफ़ी एंजॉय किया होगा और चीज़ें आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो चुकी होंगी। आपको बिना एफर्ट के चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं ये आशा करता हूँ। वैसे आपके कमेंट देखें तो उनसे तो सब पॉजिटिव ही फीडबैक हमें मिल रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, एआई इमेज हमने उसमें इंट्रोड्यूस की थी, हिस्ट्री हमने उसमें इंक्लूड करी थी और आपको मतलब चीज़ें केवल देखनी थी। आपको जो उसका फ़ोटो है, हिस्ट्री है, बेसिकली हमें हमारा टारगेट है इडियम्स को याद करना बिना किसी एफर्ट के। तो चाहे आपके हिस्ट्री काम आए, चाहे आपके इमेज काम आए, चाहे वो इजी हो, कुछ भी हो, हमें कोई सा भी तरीका अडॉप्ट करके चीज़ों को याद करना है, चाहे वो ट्रिक से हो, है ना। मेन फोकस नहीं बोलना है कि ईडियम हमें याद होने चाहिए बिना एफर्ट के, ठीक है। इससे अलग जैसे कि आपको पता होगा, PYQ वर्ड की तीनों जो मेजर सीरीज़ हैं वे हमने करा रखी हैं। लिंक उनका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। बाकी ये ईडियम सीरीज़ तो हम करेंगे ही, चाहे वो AI इमेजेस से हो, हिस्ट्री से हो, विजुअलाइजेशन से हो, और इन सभी की PDF के लिए, चाहे ये वर्ड वाली सीरीज़ है, इनकी PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला ईडियम देखते हैं। हमारा पहला ईडियम है आज का, एट ईच अदर्स थ्रोट्स, है ना। मतलब कि आर्गुइंग एंग्रीली, मतलब कि आर्गुइंग करना, एंग्रीली मतलब कि गुस्से में बहस करना। अब थॉट्स क्या होता है? गला, ठीक है। तो आप जैसे हम देख सकते हैं ईच अदर्स थ्रोट्स, तो मतलब कि गला से संबंधित है। इसका मतलब होता है किसी की गर्दन या फिर गले को पकड़कर हमला करना। जैसे इमेज देख सकते हैं, जैसे ये गिरेबान कहते हैं, है ना। तो इन्होंने एक दूसरे के पकड़ रखे हैं, गला से ही हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि एक दूसरे का गला पकड़ रखा है, यानी एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या फिर लड़ाई इनकी स्टार्ट हो चुकी है। तो गुस्से में बहस करना या फिर आर्ग्यू करना गुस्से में, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। इजी कहूँगा मैं इसको, कोई भी इसमें इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस आपको थोड़ा सा रिलेट करना है कि आपने एक दूसरे के गले पकड़ रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लड़ाई के लिए उतारू हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा एट लार्ज। मीनिंग होता है ए क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड, मतलब कि भागा हुआ अपराधी। एक क्रिमिनल एस्केप्ड मतलब कि भागा हुआ। इमेज देख सकते हैं एट लार्ज, जैसे ये वांटेड भी है और ये मतलब भाग चुका है, पुलिस की गिरफ्त से ये भाग चुका है। एट लार्ज का मीनिंग हो जाएगा भागना। ये जो ईडियम है, ये याद होने में आपको थोड़ा सा दिक्कत इसलिए दे सकता है क्योंकि ये ईडियम आया है फ्रेंच भाषा से, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज से आया है, जिसमें कि यू लार्ज नाम का एक वर्ड होता है ना, ए यू लार्ज कुछ भी कह सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है फ्रीली, है ना। मतलब कि वो बिल्कुल मुक्त हो गया, और या फिर वाइड स्पेस में। तो उसी से ही ये ईडियम निकला है, फ्रेंच लैंग्वेज से। तो इसलिए इसका मीनिंग हुआ एक क्रिमिनल एस्केप्ड, मतलब कि भागा हुआ, मुक्त हो गया जो एक अपराधी था, ठीक है। वैसे इसका जो मूल अर्थ है, स्वतंत्र रूप से या फिर बिना किसी बंधन के था। यह अक्सर शिकार किए जाने वाले जानवरों के संदर्भ में इस्तेमाल होता था, जो पकड़े नहीं जाते थे और खुले में घूम रहे होते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी वही सेंस देता है कि मतलब जो पकड़ में ना हो या फिर खुले में घूम रहा हो। और क्रिमिनल से भी हम इसको रिलेट इसी तरह से करेंगे कि जो ये फ्रेंच से आया है, और फ्रेंच में इसका जो मेन वर्ड था ए यू लार्ज, ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मीनिंग हो जाएगा फ्रीली। तो थोड़ा सा आप इसको याद रखें, या फिर अपना सीधा सीधा इमेज को दिमाग में फिट कर लें। तो इमेज में एट लार्ज लिख ही रहा है, आपको पता ही होगा। तो ये भी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है, अगर आप इमेज से रिलेट कर पाएँ तो इमेज से रिलेट करके ये एकदम याद हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा एट लॉगरहेड्स, ठीक है। अब एट लॉगरहेड्स इन कन्फ्लिक्ट विद समवन, या फिर टू डिसएग्री स्ट्रांगली, मतलब कि असहमति के कारण हिंसक विवाद होना। अब ये लॉगरहेड होता क्या है? ये बेसिकली 2 तरह से हम याद कर सकते हैं। वैसे तो ये जो लॉगरहेड होता है, ये एक धातु का भारी डंडा या फिर एक हथियार होता था, जो अक्सर लड़ाई में, युद्धों में इस्तेमाल किया जाता था। तो अगर आपको ये चीज़ रिलेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप लॉगरहेड से आपको पता लगेगा कि एक हथियार था, इसको यूज़ किया जाता था, तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई में या फिर विवाद में ही यूज़ किया जाता था। तो डायरेक्ट ये इडियम हो जाएगा। इससे अलग लॉगरहेड का जो मूल अर्थ था, मतलब जो बेसिक जब इसका ओरिजिन हुआ था, मोटा और भारी सिर से संबंधित होता था, या फिर भारी हथियार, तो मैंने आपको बता ही दिया। मोटा और भारी सिर है, ठीक है, मोटे और भारी सिर है, तो इस फोटो से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये दोनों लड़ाई के लिए उतारू हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, है ना। वैसे लॉगरहेड को ध्यान रखें कि ये मतलब युद्धों में इस्तेमाल किया जाता था, और जब ये इस्तेमाल होता था तो कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही होती थी, तो उससे रिलेट कर सकते हैं कि असहमति के कारण हिंसक विवाद होना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं एट लूज एंड्स।
इन ए अनसर्टेन सिचुएशन, अनिश्चित स्थिति में। ये मैं बताऊँ, ये मतलब नेवल शिप से रिलेटेड है। मतलब कि जो जहाज़ होते थे पुराने समय में उसमें रस्सियाँ होती थी, जैसे देख सकते हैं ये रस्सियाँ जाकर बंधी हुई है, और ये रस्सी मतलब ओपन है, लूज एंड है, ये कहीं भी बंधी हुई नहीं है, ठीक है। जिनका उपयोग बांधने, लंगर डालने या फिर अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। जब कोई रस्सी लूज एंड होती थी, मतलब कि जिसका मतलब सिरा लूज होता था, तो इसका मतलब था कि उसका सिरा बंधा हुआ नहीं है और वो जो जहाज़ है इधर उधर जा सकता है, अनिश्चित स्थिति में है, मतलब वो अच्छे से पार्क नहीं हुआ है, डॉक नहीं हुआ है, मतलब वो अच्छे से बंधा हुआ नहीं है। तो एट लूज एंड को आप इस इमेज से आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि इसमें जो रस्सी लग रही थी वो खुले में पड़ी थी, मतलब कि लूज पड़ी थी, तो कहीं ना कहीं वो बंधी हुई नहीं थी। अनिश्चित स्थिति में मतलब कि अनसर्टेन सिचुएशन। नेक्स्ट इडियम है हमारा एट वंस एल्बो। एल्बो क्या होता है आपको पता ही होगा, कोहनी होती है। नेक्स्ट टू समवन, किसी के समीप, तो इजी हो जाएगा ये तो, मतलब कि कोई आपकी कोहनी के पास है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोई शारीरिक रूप से आपके बहुत ज़्यादा करीब है। देख सकते हैं इसकी कोहनी के पास ये आदमी खड़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा करीब है, मतलब कि यह निकटता अक्सर सहायता, मार्गदर्शन या फिर प्रभाव का सुझाव देती है, ठीक है। मतलब कोई आपके पास है, वो आपको मार्गदर्शन कर रहा है, मतलब कि आपके पास है या फिर आपको सजेशन दे रहा है, तो देख सकते हैं आप एट वंस एल्बो, है ना। नेक्स्ट इडियम हो जाएगा एट वंस विट्स एंड। विट्स क्या होता है? विट्स होता है बुद्धि। वैसे इसका जो मीनिंग हो जाएगा कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड, मतलब कि पूरी तरह से उलझन में होना। अब देखो विट का मीनिंग मैंने जैसे बताया, व्यक्ति की बुद्धि या फिर समझ के लिए यूज़ किया जाता है विट। अब किसी की बुद्धि, किसी की समझ वो एंड हो गई है, तो सीधा सा मीनिंग निकल जाएगा कि मतलब कि किसी की सोचने समझने की दिमागी क्षमता जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है और वह अब कुछ भी सोच नहीं पा रहा है। तो केवल एक वर्ड आप याद रखें, इडियम आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं इसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है, मतलब कि पूरी तरह से अब उलझन में हो गया है। नेक्स्ट इडियम है एट रैंडम। ईजी है, इन ए रैंडम मैनर हो जाएगा एनिमेट तरीके से। तो देख सकते हैं आप डाइस का प्रयोग की यहाँ पर किया गया है। डाइस जो होता है वो कहीं ना कहीं रैंडम मैनर पर ही वर्क करता है। नेक्स्ट इडियम हमारा हो जाएगा एट शॉर्ट नोटिस। इजी इडियम है विद लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रिपरेशन, मतलब कि कम समय देना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। एट शॉर्ट नोटिस मतलब आपका जो नोटिस है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत कम अवधि वाला है, कम ड्यूरेशन वाला है। ईजी हो जाएगा, कोई इसमें मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट नोटिस का अर्थ है सूचना या सूचना देने का समय बहुत ही कम होना, किसी को किसी काम के लिए बहुत जल्दी बुलाया जाना, या फिर आप देख सकते हैं ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम पर हम चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा एट 6 and 7 इन डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न, अव्यवस्था या फिर भ्रम में, है ना। अब देखो ये खेल से जुड़ा है। पहले के ज़माने में एक खेल खेला करते थे, मतलब उसमें ये वर्ड यूज़ होता था, है ना, जिसमें दो टीमों के बीच अंक जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उसका एक अकाउंट, उसका एक लेखा रखा जाता था, लेखा जोखा रखा जाता था। जब खेल में दोनों टीमों के अंक बिखरे हुए होते थे या फिर कोई भी स्पष्ट स्थिति नहीं होती थी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, कोई भी स्पष्ट स्थिति नहीं होती थी, तो उसको हम कहते थे एट 6 and 7, मतलब कि अंक बिखरे हुए हैं, चीज़ें पता नहीं लग रही हैं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। और धीरे धीरे ये मतलब व्यवहारिक हो गया और मतलब ऐसी स्थितियों के लिए यूज़ किया जाने लगा जब कुछ भी स्पष्ट न हो, कुछ भी व्यवस्थित न हो, ठीक है। इमेज देख सकते हैं आप, ये दोनों मतलब लड़ाई के लिए उतारू हो रहे हैं, मतलब कुछ भी पता नहीं लग रहा है ये जीतेगा या ये जीतेगा, है ना। डाइस बिखरे हुए हैं यहाँ पर, मतलब नंबर्स का कोई गेम चल रहा है, कुछ भी रिलेट कर सकते हैं आप थोड़ा सा, है ना। एट 6 and 7 को आपको क्या याद रखना है कि ये पहले के ज़माने के जो गेम्स होते थे उनसे रिलेटेड होता है, और जो उनके नंबर्स थे वो बिखरे हुए होते थे, कहीं ना कहीं चीज़ें निश्चित नहीं थी, डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न था। नेक्स्ट इडियम एट समबडीज एक्सपेंस। ईजी हो जाएगा, मतलब पेड फॉर बाय समवन, मतलब कि किसी और के खर्च किसी और के लिए भुगतान करना। तो मतलब हो जाएगा मतलब कि एट समबडीज एक्सपेंस हो जाएगा। इसका सीधा अर्थ होता है कि उसका भुगतान कोई और दूसरा कर रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, मतलब कि ये खाया जा रहा है और इसका जो भुगतान है ये लड़की करेगी, ठीक है। तो ये खाया जा रहा है, ये दूसरे के खर्चे पर खा रहा है। नेक्स्ट इडियम है एट स्टेक, मतलब कि इन डेंजर हो जाएगा, खतरे में, दांव पर। वैसे मैं आपको बताऊं, स्टेक जो होता है ना, एक लकड़ी की खूंटी या फिर खंबा होता है। ये इमेज इसको इतने अच्छे तरीके से बयां करती है। देखिए ये जो डंडा होता है ये होता है स्टेक, ठीक है। अब इस स्टेक पर जैसे ये किसी को टांग दिया, यहाँ पर फांसी भी दी जा सकती है, इसको जलाया भी जा सकता है। तो पहले के ज़माने में चीज़ें चलती थी, तो जिसको ज़मीन में गाड़ा जाता था अपराधियों को सजा देने के लिए, स्टेक से बांध दिया जाता था और कई बार उन्हें वहाँ जला भी दिया जाता था।
तो अगर हम कहते हैं कि मैं एट स्टेक हूँ तो कहीं ना कहीं मैं खतरे पर हूँ या फिर मैं दांव पर लगा हूँ, है ना, किसी का जीवन खतरे में है। एट स्टेक वैसे जुए में भी यूज़ किया जाता है, मतलब जो कोई हारने वाला हो तो वो दांव पर लगा देता है अपनी सारी चीज़, तो वो एट स्टेक वर्ड यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टेक को आपको दिमाग में रखना है कि स्टेक ये होता है डंडा, ठीक है, जिस पर अपराधियों को टांगा जाता है। नेक्स्ट इडियम है हमारा एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट या फिर डाइम। अब हैट तो समझ में आता है, डाइम क्या होता है? डाइम होता है सिक्का, मतलब कि जो डॉलर का जो डॉलर होता है ना उसका 10वां भाग, उसको कहते हैं डाइम। अब देखो, विदाउट एनी हेजिटेशन, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर हैंड, मतलब कि बहुत तेज़ी से, बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत घटित होना। अब स्टार्ट मैं करता हूँ फास्ट एंड फ्यूरियस से। अगर आपने देखा होगा जब रेस स्टार्ट हो रही होती है तो बीच में यहाँ पर एक कन्या खड़ी होकर एक रुमाल या फिर कोई कपड़ा वो नीचे को करती है ना, मतलब कि वो रेस को स्टार्ट कर रही है। आपने देखा भी होगा, और जगह भी आपने देखा होगा, या फिर यहाँ देख सकते हैं टोपी हो गई, या फिर काफ़ी लोग यहाँ पर बंदूक लेकर रखते हैं, वो बंदूक चलाते हैं तो रेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और कहीं कहीं पर आपने हैट भी देखी होगी, या फिर ये डाइम ये भी देखा होगा जब पुराने ज़माने में राजा महाराजा लोग अपनी एक टोपी फेंकते थे, मतलब वे ऊंचाई पर रहते थे, या फिर सिक्का फेंकते थे जिससे कि रेस स्टार्ट हो जाती थी, कोई प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाती थी। तो वहीं से इसको रिलेट करेंगे खेलों या मुकाबलों, जैसे कि मुक्केबाजी हो गई, घुड़दौड़ हो गई, उसमें मुकाबला शुरू करने के लिए इशारा जो होता था वो टोपी गिरा कर किया जाता था। तो जैसे ही टोपी ज़मीन पर गिरती थी तो मुकाबला शुरू हो जाता था, यानी कि बिना देर किए चीज़ें स्टार्ट हो जाती थी। तो उससे रिलेट करेंगे एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट या फिर डाइम। विदाउट एनी हेजिटेशन हो जाएगा इंस्टेंटली, मतलब कि तुरंत एकदम चीज़ें स्टार्ट हो जाती थी, है ना। इस चीज़ से भी आप इसको बेहद आसानी से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा एट द 11th आवर। ईजी हो जाएगा, एट द वेरी लास्ट मोमेंट हो जाएगा, जस्ट बिफोर द डेडलाइन, मतलब कि जैसे देख सकते हैं घड़ी में 12 तक की गिनती होती है ना। इसमें आप 11वें घंटे पर कोई चीज़ कर रहे हैं तो एट द 11th आवर कर रहे हैं, बिल्कुल समाप्त होने पर ही आपने चीज़ें कंप्लीट करी हैं, आखिरी मौके पर ही आपने चीज़ें कंप्लीट करी हैं, तो इजी हो जाएगा। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, ये भी ईजी कहूँगा मैं, क्योंकि एक्सट्रीमली लाउड, क्योंकि जो लंग्स होते हैं यहीं से हम अपना जो बोलते हैं कहीं ना कहीं, देखो जैसे ये हो गया ना लंग्स, यहाँ पर लंग्स का जिक्र इसलिए है क्योंकि हमारी आवाज़ की ताकत फेफड़ों की ताकत पर निर्भर करती है। जब भी हम चिल्लाते हैं, बहुत तेज़ी से बोलते हैं, जैसे इसको देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इसने अपने लंग्स में हवा भरी होगी तब जाकर ये बहुत तेज़ी से चिल्लाया होगा। तो एक्सट्रीमली लाउड इसका मीनिंग हो जाएगा पूरे ज़ोर से चिल्लाना। टॉप ऑफ योर लंग्स का मतलब होता है आपकी आवाज़ की अधिकतम सीमा, यानी कि जितना ज़ोर से कोई इंसान सांस ले सकता है और फिर आवाज़ निकाल सकता है, तो हो जाएगा एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। नेक्स्ट इडियम है एट वेरिएंस विद। तो वेरी करना, वेरिएंस आपको पता ही होगा, विचलन हो जाता है, डेविएशन हो जाता है। इन अपोजिट, विपक्ष में या फिर अलग होना, तो इजी हो जाएगा, मतलब कि बदलना, भिन्न होना। आपने ये मैथ में भी सुना होगा, वेरिएंस होता है और डेविएशन भी होता है, मतलब कि विचलन। धीरे धीरे एट वेरिएंस का अर्थ हो गया जब दो चीज़ें एक जैसी ना हो या फिर आपस में टकराती हों। ठीक है, इन अपोजिट इनकी थिंकिंग हो सकती है, इनके विचार हो सकते हैं, तो देख सकते हैं आप, मतलब वेरिएंस हो रहा है, कुल मिलाकर डायरेक्ट इसका मीनिंग निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा इडियम है एवरेज आउट, मतलब कि टू प्रोड्यूस ए रिजल्ट दैट इज इवन एंड बैलेंस व्हेन लुक एट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि संतुलित होना, बैलेंस होना या फिर इवन होना, है ना। कोई ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस करना जो बैलेंस हो, इवन हो, मतलब कि जब आप उसको काफ़ी समय बाद भी देखते हैं तो वो तब भी बैलेंस रहे, है ना। एवरेज आया है इसमें, तो आप सीधा सीधा संतुलित होने से इसको रिलेट कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले समुद्री व्यापार में नुकसान बांटने के लिए, इसको तो छोड़ सकते हैं आप, लेकिन एवरेज का तो आपको पता ही होगा, जैसे ये सभी हाइट में अपना एवरेज नाप रहे हैं, तो मतलब कि संतुलन, ये एक औसत बना रहे हैं, तो देख सकते हैं आप, आसानी से इडियम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बेब इन द वुड्स, ए यंग डिफेंसलेस पर्सन। ये देखो, ये एक कहानी पर रिलेटेड है। इसकी जो उत्पत्ति है एक दुखद लोक कथा, फोक टेल से मानी जाती है, बेब्स इन द वुड, है ना। इस कहानी में दो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है और वे खो जाते हैं। वे मासूम असहाय होते हैं और जंगल के खतरों से अनजान रहते हैं, जैसे देख सकते हैं दो बच्चे हैं, है ना। तब से बेब इन द वुड मुहावरा उन लोगों के लिए इस्तेमाल होने लगा जो मासूम होते हैं, नासमझ होते हैं और ख़तरों से अनजान रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक फोक टेल होती थी, है ना, द बेब्स इन द वुड, तो उससे लिया गया है। ए यंग डिफेंसलेस पर्सन, मतलब कि ऐसा ही हो जाएगा। इमेज से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, वैसे ये कहानी थी तो वहाँ से इस चीज़ को उठाया गया है, मतलब कि ऐसा है ना।
नेक्स्ट इडियम हो जाएगा बैक इन द सेडल, रिज्यूम ड्यूटी हो जाएगा काम में वापस लौटना। सेडल क्या होता है? सेडल जैसे देख सकते हैं, ये घोड़ा हो गया, घोड़े पर ये जो एक सिंहासन बना रहता है ना जिस पर बैठा जाता है, इसको कहते हैं सेडल। अब ये घुड़सवारी से ही रिलेटेड है। जब कोई घोड़े से नीचे गिर जाता था और वो थोड़ी समय के लिए तो रुक ही जाएगा, जब गिर जाएगा तो वो घोड़े पर फिर से सवार होकर अपना काम जब जारी करता था तो उसको कहते थे बैक इन सेडल, मतलब उसने ड्यूटी को रिज्यूम कर लिया है, मतलब कि उसने फिर से अपने कार्य को शुरू कर लिया है, फिर से वह सक्रिय हो गया है। इमेज देख सकते हैं आप, मतलब कि गिरी थी, शायद लड़की है ना, तो ये गिरी थी, दोबारा मतलब सेडल पर बैठ गई तो इसने अपनी ड्यूटी को रिज्यूम कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बैक मी, मतलब कि सपोर्ट, समर्थन करना। आपको जैसे पता होगा बैक जो शब्द होता है वो पीछे होना या फिर सहारा देना के सेंस में यूज़ होता है। जैसे देख सकते हैं एक लड़की है, इसके पीछे ये खड़ा है और फिर ये खड़ी है, मतलब सभी ने इसको सपोर्ट कर रखा है, मतलब कि सब इसको पीछे सपोर्ट दे रहे हैं। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति समर्थन कर रहा है या फिर अन्य को अपनी ताकत और सहायता दे रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ईजी है। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है बैक ऑन वंस फीट, वेल और सक्सेसफुल अगेन, मतलब फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना, सुधार होना। यह जो है शारीरिक रूप से ठीक होने से जुड़ा हुआ है। ये जो इडियम है, पहले जब लोग बीमार होते थे तो वे बिस्तर पर पड़े रहते थे और जब वे स्वस्थ होते थे तो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाते थे, मतलब कि जब कहते थे कि मैं अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो पा रहा हूँ, है ना, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, तो मतलब कि उसकी सेहत में, उसके मतलब जो हेल्थ है उसमें सुधार हुआ है। बैक ऑन वंस फीट, मतलब कि वेल और सक्सेसफुल अगेन, तो थोड़ा सा ये धीरे धीरे चेंज हुआ, जिसमें हम सक्सेसफुल भी इसमें यूज़ हुआ, मतलब कि सुधार होना किसी चीज़ में, सफल होना। तो देख सकते हैं ये अपने पैरों पर, जैसे हम नॉर्मली भी कहते हैं कि अब तो ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया, मतलब कि उसने कमाना धमाना शुरू कर दिया है, उसने अपना जीवन खुद से जीना शुरू कर दिया है, मतलब कि अपना जो जीविका के लिए सामान है, पैसे हैं, वो उसने खुद अपना गुजारा करना शुरू कर दिया है। सुना भी होगा आपने कि यह अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं सुधार होना, सक्सेसफुल होना, या फिर कह सकते हैं हेल्थ के सिनेरियो में भी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी सेहत में चीज़ें सुधार हो रही हैं। नेक्स्ट इडियम है बैक आउट ऑफ, मतलब कि विड्रॉल फ्रॉम ए कमिटमेंट, मुकर जाना। बैक आउट ऑफ मतलब बैकआउट, बैकआउट का मतलब क्या होता है? पीछे हट जाना। तो वही है, ये युद्धों में यूज़ किया जाता है। जब किसी व्यक्ति ने एक संधि का वादा किया और बाद में उसको तोड़ दिया तो उसको बैकआउट कहा जाता है, या फिर वो अपनी लड़ाई के बीच में से ही पीछे हट जाता है तो उसको भी बैकआउट कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं ये लड़ाई के बीच से ही पीछे हट गया, आगे बमबारी हो रही है, मतलब इसके पास चीज़ें नहीं हैं तो ये पीछे हट गया, बैकआउट हो गया, ये अपने कर्तव्य से पीछे हट गया। जैसे ये भी देख सकते हैं, ये भी मतलब बैकआउट हो रहा है पीछे से, मतलब ये मुकर गया अपने वादे से, है ना। तो बैकआउट इजी हो जाएगा, इसमें भी कोई इशू ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैक टू बेसिक, तो ये तो हो ही जाएगा, मतलब कि अपने जो बेसिक्स होते हैं, अपने जो मूलभूत चीज़ें होती हैं उन पर लौट आना। तो बैक टू बेसिक्स मतलब कि रिटर्निंग टू द सिंपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब कि मूल बातों की ओर वापस लौटना। हमारी मूल बातें क्या थी ये, ठीक है, देख सकते हैं आप इमेज में। तो अपनी मूल बातों की तरफ, बेसिक्स की तरफ लौट आना हो जाएगा, मतलब कि रिटर्न टू द सिंपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के पास वापस लौट आना। नेक्स्ट इडियम हमारा है बैक टू स्क्वायर वन, मतलब कि टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, हैविंग टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, मतलब कि जहाँ के तहाँ होना, जहाँ से चले थे वहीं आ जाना, प्रारंभिक बिंदु पर लौट आना, है ना। अब देखो, जैसे लूडो में आपको पता होगा सांप सीढ़ी भी होती है। सांप सीढ़ी से आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। ये सांप सीढ़ी का गेम आप इसमें रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पर खिलाड़ी को फिसलकर शुरुआत में ही वापस आना पड़ता है। मान लो आप चढ़कर यहाँ पर गए थे और यहाँ पर आपको सांप ने डस लिया, तो वो आप नीचे आ गए, पता ही होगा आपको, तो वहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं बैक टू स्क्वायर वन, है ना। तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेट करेंगे, तो अपनी पुरानी, अपनी मूलभूत स्थिति में वापस लौट आना। नेक्स्ट इडियम है हमारा बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब कि एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल एंड दैट ए न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड, प्लान इट ऑल ओवर अगेन, मतलब नए सिरे से बनाना। एन आइडिया हैज़ बीन अनसक्सेसफुल, आपका कोई आइडिया जो है वो अनसक्सेसफुल हुआ है, और दैट ए न्यू वन मस्ट बी डिवाइज्ड, मतलब कि एक नया जो है वो सोचा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं मतलब कि आप नए सिरे से चीज़ों को करना स्टार्ट कर रहे हैं। इंजीनियरिंग और डिज़ाइन की दुनिया से ये इडियम आया है। जब कोई डिज़ाइन या फिर ब्लूप्रिंट अव्यवहार्य साबित होता है तो इंजीनियर जो है वो नया एकदम योजना बनाते हैं, नया एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसको कहते हैं बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, तो वहीं से ये बना है, देख सकते हैं आप, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, मतलब कि ड्राइंग बोर्ड पर आ जाना, मतलब कि दोबारा चीज़ें बनानी स्टार्ट कर देना।
ठीक है। नेक्स्ट इडियम है बैकअप, मतलब कि डिफेंड और सपोर्ट, सहारा देना। अभी इडियम भी आया था, मतलब पीछे से आप सहायता देना। तो बैकअप को सेना और रणनीति में प्रयोग किया जाता था। टू बैकअप ट्रूप्स का मतलब होता था पीछे से समर्थन देना या फिर रिजर्व में तैयार रहना। तो देख सकते हैं आप, मतलब कि सहायता देना ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बैक सीट ड्राइवर, इंटरफेयर करना, इंटरफेयरिंग इन अफेयर्स विदाउट हैविंग नॉलेज, या फिर ए पर्सन हु ऑफर्स अनसॉलिसिटेड एडवाइस। अनसॉलिसिटेड क्या होता है, यह होता है अनचाही, ठीक है। अनचाही एडवाइस जो पीछे से बैठ कर देता है, मतलब कि वैसे इसमें एक सॉलिसिट आ रहा है। सॉलिसिट का मतलब होता है अनुरोध, ये हमने ट्रिक से भी याद कर रखा है, मतलब कि सॉलिसिटर जनरल से हमने एक अनुरोध किया था, है ना, हमने एक प्रार्थना करी थी। तो इसमें अन लग रहा है तो अनचाही हो जाएगा, मतलब कि अनचाही एडवाइस। तो इसका जो शुरुआत तब हुई जब गाड़ियाँ जो हैं वो आम होने लगी, है ना, बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगी। उस समय वास्तविक जो कार ड्राइवर होते थे वे अक्सर जो पीछे बैठे लोग होते थे उनसे, मतलब कि अलग अलग तरह की नई तरह की सलाहें सुनते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे चलाओ, गति या फिर ड्राइविंग स्टाइल पर बेवजह की सलाह देते थे पीछे बैठने वाले जो लोग होते थे, है ना। जैसे देख सकते हैं ये इसको बार बार नई से नई सलाह दे रही है, ऐसे नहीं, ऐसे चलाओ, धीरे चलाओ, मतलब अलग अलग तरह की। तो कहीं ना कहीं अनावश्यक सलाह देने वाला बैक सीट ड्राइवर जो होता है, इसी को कहेंगे बैक सीट ड्राइवर। इंटरफेयर कर रही है ये इसके गाड़ी चलाने में, तो आप इस तरह से इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। बैड ब्लड हो जाएगा एंग्री फीलिंग, या फिर एनमिटी हो जाएगा, इल फीलिंग हो जाएगा, हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल हो जाएगा, आपसी दुश्मनी। अब 15वीं शताब्दी में इसका जो है मतलब शुरुआत हुई। उस समय लोग मानते थे कि इंसान के जो भावनात्मक और शारीरिक स्वभाव का संबंध जो होता है वो खून से होता है। अगर किसी के खून में बुराई है तो वह गुस्सैल दुश्मनी वाला होगा। धीरे धीरे बैड ब्लड जो है वो इसका मतलब हो गया ऐसा रिश्ता जिसमें कि पुरानी दुश्मनी या फिर कड़वाहट हो, है ना। बैड ब्लड कुल मिला के जो ब्लड होता था वो भावनात्मक या फिर शारीरिक स्वभाव से संबंधित होता था। अब उसमें बैड हो जाएगा आपका ब्लड, तो कहीं ना कहीं आपसी दुश्मनी आप रखेंगे, गुस्सैल आप रहेंगे, इल फीलिंग रखेंगे या फिर हॉस्टिलिटी रखेंगे, तो आप देख सकते हैं ईजी हो जाएगा बैड ब्लड, है ना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट इडियम है बैड हेयर डे, ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग, मतलब कि मनहूस दिन। फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्रीज में इसका प्रचलन स्टार्ट हुआ जब किसी का बाल बिखरा हुआ होता था। अब देखो जैसे ये फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री होती है, इसमें हमारा पहनावा, हमारा मतलब पूरा का पूरा पोस्चर कह सकते हैं, हमारा लुकिंग कैसी है, ये सभी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जब किसी का बाल उस समय बिखरा होता था, मतलब कि उस इंडस्ट्री में किसी के बाल बिखरे होते थे या फिर ख़राब मतलब कि दिखते थे, तो लोग मजाक में कहते थे कि उनका बैड हेयर डे चल रहा है। जैसे ये देख सकते हैं इसके बाल बेकार हो गए, है ना, तो इसको लोग बाग मजाक बनाकर इसको क्या कहेंगे कि इसका तो बैड हेयर डे चल रहा है। धीरे धीरे बालों तक सीमित ना होकर ये डेली लाइफ में यूज़ होने लगा, मतलब कि किसी का भी अगर ख़राब दिन चल रहा है, किसी का मूड ख़राब चल रहा है, तो उसके लिए बोला जाने लगा कि ये तो बैड हेयर डे इसका चल रहा है, ठीक है। तो ये इससे रिलेट हुआ और यहाँ पर आकर ये समाप्त हुआ। अब ये नॉर्मल डेली लाइफ में आ गया है, मतलब कि मनहूस दिन से इसको आप रिलेट करेंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा बैड हैट्स, पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर, बुरे चरित्र के लोग। अब देखो इसके पीछे जो विचार है वो ये है कि जो टोपी है, जो हैट है, वो किसी को वर्गीकृत या फिर कैटेगराइज करने के लिए या पहचानने का एक तरीका होती है। जब कहते हैं हम बैड हैट्स, मतलब एक तो हैट्स को आपने पहले से ही मतलब किसी को कैरेक्टराइज करने के लिए पहचानने का आपने तरीका बना दिया और उसमें भी आपने कह दिया कि ये तो बैड है, तो वो नकारात्मक या फिर निगेटिव विशेषताओं वाले लोग हो जाएंगे। यह गलत काम करने वाले को संदर्भित करने का एक कुछ हद तक अनौपचारिक और थोड़ा पुराना ढंग होता था, ठीक है, बैड हैट, है ना। तो देख सकते हैं आप, याद कर सकते हैं, आराम से याद हो जाना चाहिए। बैड आयरन मतलब कि बैड लक, बुरा भाग्य या फिर किस्मत। इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ। उस समय हथियार, औजार और औद्योगिक सामग्री लोहे से बनती थी, ठीक है। तो लोहे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था, है ना। और अगर किसी का लोहा ख़राब निकल जाता था, मतलब कि उसमें जंग लगा हुआ निकल गया या मतलब जिस शेप का चाहिए वो नहीं निकला, तो उसको कहा जाता था कि उसकी तो बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब है। क्योंकि अगर देखो शेप की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर किसी को इतना बड़ा डंडा बनाना है और लोहा उसको उसका मिला, तो वो इतनी लंबी मतलब इससे रोड नहीं बना पाएगा। तो किसी भी तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि या फिर इसमें जंग लगा हुआ मिल गया, मतलब ख़राब निकल गया, काफ़ी सारा इसमें जंग लग गया, तो भी इसको कहेंगे कि इसकी किस्मत ख़राब है, वो अपनी मनचाही जो चीज़ें बनानी है वो नहीं बना पाएगा, है ना। तो ये समय पर चीज़ें मायने रखती हैं। अब शायद आपके लिए चीज़ें मायने ना रखें कि लोहा क्या था, कैसा था, लेकिन उस समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो ये इडियम बना।
तो बैड आयरन इसको कहा जाने लगा, मतलब कि किसी की किस्मत ख़राब है। तो ये आज तक चलता हुआ आ रहा है और हमें यहाँ परेशानी दे रहा है, ठीक है। तो यही है ईडियम। बन तो बहुत पहले गए हैं, आप देख भी सकते हैं, मतलब कि ईडियम जो है कितने पुराने निकल कर आ रहे हैं, है ना, और चले हुए आ रहे हैं और फ्यूचर में भी चलते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है हमारा बैग एंड बैगेज। विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स हो जाएगा, विद फुल लगेज हो जाएगा, बोरिया बिस्तर या फिर सारा सामान लेकर चलते बनना। देख सकते हैं आप, मतलब इसका ट्रांसफ़र हो गया है एक फ़ौजी भाई का, तो ये अपना बोरिया बिस्तर लेकर चल रहा है, मतलब कि पूरा का पूरा सामान लेकर चल रहा है। मुहावरे की उत्पत्ति हुई वही 15 से 16वीं शताब्दी में अंग्रेजी में हुई थी। उस समय बैग और बैगेज दोनों का मतलब सामान, विशेष यात्रा के समय इस्तेमाल होने वाला सामान को रेफ़र करता था ये, है ना। बैग एंड बैगेज वाक्यांश को अक्सर निष्कासन या फिर जबरन निकाले जाने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता था, मतलब किसी को भगा देना, है ना। जैसे कि जब किसी को किसी स्थान से पूरी तरह से हटा दिया जाता था तो उसे कहते थे अपनी बोरिया बिस्तर लेकर निकल जाओ, है ना, मतलब कि अपना सारा सामान लेकर निकल जाओ। तो कहीं ना कहीं विद फुल लगेज, विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, है ना। तो देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा ईडियम है बेकर्स डजन, मतलब कि ए ग्रुप ऑफ 13 आइटम वन मोर देन ए यूजुअल डजन। तो ये मतलब कि 12 की जगह 13 वस्तुएं। अब इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। एक कानून आया था इंग्लैंड में, मतलब कि एसाइज ऑफ ब्रेड एंड एल, है ना। ये एक कानून आया था जिसमें बेकर्स जो ब्रेड बनाने वाले होते थे उनके लिए एक नियम था कि वे कितनी मात्रा में ब्रेड बेच सकते हैं। अगर उसमें एक भी ब्रेड कम निकली या फिर उसकी जो गुणवत्ता है वो भी थोड़ी सी भी कम हुई, है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा जुर्माना भरना पड़ता था, उन्हें बहुत ज़्यादा सज़ा मिलती थी। अगर कोई बेकर ग्राहक को कम तोल या फिर कम मात्रा देता था, ख़राब मात्रा देता था, तो उसको भारी जुर्माना सज़ा मिलती थी। इस डर से बेकर से काम करते थे कि वे 12 की जगह एक ब्रेड को एक्स्ट्रा में दे देते थे, है ना, मतलब कि ताकि गलती से अगर ब्रेड थोड़ा हल्का या छोटा हो तो ग्राहक को शिकायत न हो, कोई उनकी शिकायत न करे। इसलिए जब कोई 12 ब्रेड मांगता था तो बेकर्स उन्हें 13 ब्रेड देते थे, ठीक है। तो उससे आप रिलेट करेंगे कि एक रूल था, रूल में मतलब इनको काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट प्रावधान थे उसमें, और अगर उनकी क्वालिटी बेकार निकलती थी या कोई भी एक भी ब्रेड बेकार निकलती थी, कम निकलती थी, तो उनको सज़ा मिलती थी। तो इससे इन बेकर्स लोगों ने क्या करना शुरू किया, एक एक्स्ट्रा देनी शुरू करी ब्रेड, ठीक है। तो 12 की जगह वो 13 हो गई थी। तो आप इस रेफरेंस से इसको रिलेट करेंगे, मेरे हिसाब से आपको चीज़ें दिमाग में छप भी गई होंगी। टेक दिस 13, जैसे मैं गया इसके पास, मैंने कहा 1 डज़न मुझको मतलब ब्रेड दे दो। इसने क्या कहा, टेक दिस 13, है ना, कहीं ना कहीं इसने एक एक्स्ट्रा दी है। नेक्स्ट इडियम है बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब इसका मीनिंग हो जाएगा इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप, या फिर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। टेनिस से आया है। टेनिस में जब आप अपने साइड हैं, है ना, आपके पास बॉल है, तो आप ही अगली चाल चलेंगे, मतलब कि अब आपके पास ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस चाल को चलने की, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप होंगे, है ना। यही यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं आप, मतलब कि अगला कदम आपको उठाना है, बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं बॉल ऑफ फायर, मतलब कि एन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन हो जाएगा, बहुत उत्साही व्यक्ति। अब एक बॉल है, वो उसमें आग लगी हुई है, एक आग का गोला है ना, जो ये दिखाता है कि वो तेज़ और ऊर्जा का प्रतीक है। जैसे ये है, ये बॉल है, इसमें आग लगी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे आग का गोला रुकता नहीं है और सब कुछ जला देता है, वैसे ही एक बॉल है जो फायर लगी हुई है। कहे जाने वाले लोग भी तेज़, कर्मठ और प्रभावशाली एनर्जेटिक होते हैं, जैसे ये देख सकते हैं, है ना। इसमें एनर्जी की मतलब भरपूर मात्रा है, दिखाई भी दे रही है, मतलब एनर्जेटिक लग रही है। तो ये एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन है, एक किसकी तरह, एक आग के गोले की तरह, है ना। एक बॉल है जिसमें आग लगी हुई है, उसकी तरह ही ये एनर्जी वाली है, उसी तरह ही ये एक्टिव है। नेक्स्ट इडियम हमारा हो जाएगा बनाना ऑयल, मतलब कि नॉनसेंस टॉक हो जाएगा, निरर्थक बात। अब देखिए, जो बनाना ऑयल होता है ना, वो एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि होता है आइसोएमिल एसीटेट, ठीक है। अब इसमें होता ये है, मतलब इसमें जो खुशबू होती है वो मतलब बनाना जैसी आती है, लेकिन इसमें असल में बनाना का यूज़ नहीं किया जाता। ये जो आइसोएमिल एसीटेट है, इसमें बनाना की स्मेल तो आती है, मतलब खुशबू तो आती है, लेकिन इसमें असल में यूज़ नहीं किया जाता बनाना, ठीक है। अब इसी आधार पर लोगों ने इसका मेटाफर निकालना शुरू किया, मतलब कि ऐसी बात जो सुनने में तो अच्छी हो लेकिन असलियत में फर्जी हो, है ना। मतलब कोई चीज़ आपको असली तो लग रही है, मतलब अच्छी तो लग रही है, लेकिन वो फेक हो पीछे, है ना। तो इसलिए निरर्थक बात हो जाएगी, नॉनसेंस टॉक हो जाएगी बनाना ऑयल, मतलब कि कोई चीज़ जो कि सुनने में अच्छी हो लेकिन असलियत में वो फर्जी है
जैसे कि ये है ना, क्योंकि इसमें खुशबू तो आ रही है बनाना की, लेकिन बनाना इसमें यूज़ नहीं किया जाता, तो उसी से ही हम इसमें रिलेट करेंगे कि नॉनसेंस टॉक है ना, निरर्थक बात है, जबकि वो सुनने में अच्छी लग रही है ना। तो आप रिलेट कर सकते हैं बनाना ऑयल को किससे, आइसो एमिल एसीटेट से, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि ये केमिकल कंपाउंड होता है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बैंग फॉर द बक। ये हो जाएगा मोर वैल्यू फॉर मनी, मतलब कि उचित मूल्य पर। अब देखो ये जो मुहावरा है इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रहा था उसके समय अमेरिकी सेना द्वारा हुई ऐसे थी कि मतलब उस समय मतलब पैसे की तंगी तो थी, मतलब जब आप सोच भी सकते हैं जब कहीं भी युद्ध होगा, इतना बड़ा युद्ध होगा, तो पैसे की तंगी तो रहेगी। तो हम क्या कोशिश करेंगे, जब आपके पास पैसे की तंगी है तो आप कोशिश करेंगे जहाँ पर भी आप मान लो आप 10 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 10 रुपये खर्च करके मेरे पास मतलब जो मैं रिसोर्सेज खरीद रहा हूँ, है ना, जो मैं चीज़ें खरीद रहा हूँ वो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो उसी कॉन्सेप्ट पर ये चीज़ें अप्लाई हुई, जब हर डॉलर के खर्च पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी। मतलब कि आप $1 दो और चाहो क्या कि मुझे सामान मिल जाए $100 का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कम पैसे खर्च करने पर ज़्यादा सामान की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि आप कम पैसों में अधिक लाभ पाना चाह रहे हैं, मतलब कि मोर वैल्यू फॉर मनी, है ना, उचित मूल्य हो जाएगा। बक जो होता है इसका इस्तेमाल डॉलर के लिए यूज़ किया जाता है। बैंक का मतलब होता है प्रभाव या फिर मूल्य, पैसों का सर्वोत्तम मूल्य या फिर कम पैसों में अधिक लाभ। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में यूज़ हुआ था, तो वहाँ से इसको रिलेट करेंगे, मतलब कि कम पैसों में अधिक लाभ लेना चाह रहे थे उस समय के लोग, ठीक है। मोर वैल्यू फॉर मनी उस समय हो गई थी, है ना, उचित मूल्य। नेक्स्ट इडियम है हमारा बार्क इज़ वर्स देन हिज बाइट। तो हो जाएगा मतलब कि जो थ्रेट होता है इज़ वर्स देन द एक्शन टेकन, मतलब कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। मतलब कि जो धमकी होती है ना, जो भौंकना होता है ना, वो असली कार्रवाई से ज़्यादा बुरी होती है ना। जो धमकी होती है वो असली जो एक्शन टेकन हम करते हैं एक्शन, उससे बहुत ज़्यादा बुरी होती है। कहीं ना कहीं गरजने वाले जो बादल होते हैं बरसते नहीं हैं। कुत्तों से इसका संबंध है, एक ऐसा जानवर जो ज़्यादा भौंकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो काट ही ले, है ना। आमतौर पर उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो गुस्से में बहुत ज़्यादा कह देते हैं लेकिन असल में उतने खतरनाक नहीं होते, करते कुछ नहीं है ना। इससे बढ़िया तो है कर दो, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मतलब कि गुस्से में बोलते रहेंगे, सामने वाला मतलब थिंकिंग जनरेट करेगा, तो इससे सही क्या होगा कि सीधा डायरेक्ट एक्शन करो और मतलब कि ख़त्म करो मामले को। तो बार्क इज़ वर्स देन हिज बाइट, मतलब कि भौंकना बेकार होता है किससे, उसकी काटने से, है ना। तो आप इसी से रिलेट रखें कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, ये आपने सुना होगा, तो इसी से ही इसको रिलेट करेंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब कि ट्राइंग टू डू समथिंग इन ए वे दैट विल नॉट वर्क, मतलब कि कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करना जो कि वर्क ना करे। या फिर एक्यूज़ और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन, मतलब कि एक्यूज़ क्या होता है, मतलब कि आरोप लगाना, डिनाउंस मतलब निंदा करना किसी गलत पर्सन की, मतलब कि निरर्थक प्रयास करना, गलत व्यक्ति को दोष दे देना। अब देखो जैसे ये डॉग है, इसको भौंकना था इस पेड़ पर जाकर, ये भौंक रहा है यहाँ पर, तो ये मतलब कि गलत पेड़ पर जाकर ये भौंक रहा है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। जब शिकारी कुत्ते किसी जानवर का पीछा करते थे तो कभी कभी जानवर पेड़ पर चढ़कर भाग जाता था, लेकिन कुत्ता गलत पेड़ के नीचे जाकर भौंकने लगता था, यह सोचकर कि शिकार तो यहीं है ना। इसलिए कहा जाने लगा कि डॉग इज़ बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब कि यानी जो कुत्ता है उस पेड़ के नीचे भौंक रहा है जहाँ पर शिकार है ही नहीं, मतलब कि गलत व्यक्ति या फिर गलत पेड़ पर वो मतलब भौंक रहा था, मतलब कि उसका निरर्थक प्रयास था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इडियम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं बैटन डाउन द हैट्स। तो ये हो जाएगा प्रिपेयर करना फॉर ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति के लिए तैयार होना। अब ये नॉटिकल टर्म से ये आया है, नौसैनिक जो भाषा होती है वहीं से ये बना है। हैच का मतलब होता था जहाज़ का वह दरवाज़ा या फिर छेद जिससे माल या फिर लोग अंदर या फिर बाहर जाते थे। देख सकते हैं आप, जैसे ये है ना, ये नीचे की साइड खुल रहा है, एक यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हैच। ये नीचे जाने का यहाँ पर सीढ़ियों से रास्ता होता था। ये मतलब बहुत पुरानी बात है, आजकल के जहाज़ों में ये चीज़ें नहीं मिलती। इससे अलग एक बैटन होता था, एक लकड़ी की पट्टी होती थी जिससे उन दरवाज़ों को मजबूती से बंद किया जाता था, है ना। तो बैटन ये होती थी जो ऊपर लग रही है, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। बैटन ये होती थी जो पट्टी लग रही है लकड़ी होगी, है ना। और हैच का मतलब है नीचे जाने का जो रास्ता होता था, है ना। जब समुद्र में तूफान आने वाला होता था तो जो नाविक होते थे बैटन डाउन द हैच हो जाते थे, मतलब कि इसके नीचे जाते थे, मतलब कि यानी सभी दरवाज़ों को मजबूती से बंद करके तूफ़ान के आने का, मतलब कि तूफ़ान का वे सामना करते थे, उसकी तैयारी करते थे। सीधी सी बात है, ऊपर तो रहेंगे नहीं, तो वे कहीं ना कहीं बैटन डाउन द हैच चले जाएंगे, मतलब कि
प्रिपेयर फॉर द डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति के लिए वे तैयार होंगे नीचे जाकर, है ना। सीधी सी बात है, खुद को बचाएंगे, है ना। अगर तूफान आया है तो वे बैटन डाउन द हैच जाएंगे। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी ए डैब हैंड एट समथिंग स्किल्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया, किसी विशेष क्षेत्र में कुशल। डैब का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी कुशल व्यक्ति, है ना, या फिर कुशलता से रिलेटेड होता है। कुल मिलाकर आप इतना याद रखें, डैब का मतलब कुशलता। बाद में इसमें हैंड जोड़ा गया तो इसका मतलब क्या हो गया, हुनरमंद व्यक्ति या फिर हाथों से जो कुशल हो। देख सकते हैं आप अपने कुशलता से ये अपना काम कर रही है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। किसी विशेष क्षेत्र में कुशल होना, डैब का मीनिंग याद करेंगे तो इडियम हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी ए डेड मीट, टू बी इन सीरियस ट्रबल, मतलब कि गंभीर संकट में पड़ना। अब इसमें जो इसका शुरुआत हुई है स्लैंग के रूप में हुई थी। अक्सर जो गैंगस्टर या फिर अपराध थीम वाली फिल्में होती थी, कहानियाँ होती थी, उसमें इस्तेमाल होता था। मीट को एक व्यक्ति के शरीर के रूप में, मेटाफर के रूप में यूज़ किया जाता था। मीट मतलब कि किसी का मांस, मतलब किसी का शारीरिक मांस हो सकता है, किसी व्यक्ति का शरीर के रूप में इसको यूज़ किया जाता था। और जब डैड इसमें जोड़ा जाने लगा तो ये स्पष्ट हो जाता था कि उसका बचना नामुमकिन है, कि अब तो ये डेड मीट है, मतलब कि इसका जो शरीर है, इसका जो मांस है वो डेड, मतलब कि मरेगा। तो कहीं ना कहीं टू बी इन सीरियस ट्रबल हो जाएगा, गंभीर संकट में पड़ना। देख सकते हैं आप, इसको मतलब कहा गया है कि तो डेड मीट है, तो ये मतलब कि गंभीर संकट में पड़ गया है ना। हिस्ट्री से देखें तो इडियम आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है बी एफ्रेड ऑफ वंस ऑन शैडो। ईजी है, मतलब कि डरना अपनी खुद की परछाई से, मतलब कि अगर आप अपनी खुद की परछाई से डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेहद डरपोक हैं। देख सकते हैं आप, ईजी इडियम है। नेक्स्ट इडियम है बी ऑल ईयर्स लिसनिंग इंटेंशनली, या फिर टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसनिंग, मतलब कि ईगर टू लिसन हो जाएगा, मतलब कि गौर से सुनना। अब ऑल ईयर्स, इसकी उत्पत्ति इस विचार से हुई है कि जब कोई व्यक्ति किसी की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है तो वह अपने सभी कान का उपयोग कर रहा है। लड़के को देखिए, इसने 2 कान हैं, कितने मतलब ओपन कर लिए हैं, कितने वाइड कर लिए हैं, क्योंकि ये मतलब कि चीज़ों को गौर से सुन रहा है। तो इजी हो जाएगा, इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है बी ऑल वन टू मेक नो डिफरेंस, मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब देखो इसमें ऑल वन इसमें आया है, इसका मतलब क्या होता है। ऑल वन मतलब कि हम सभी एक हो गए, मतलब कि हम समान हो गए। टू समवन का अर्थ है मतलब कि उस व्यक्ति के संदर्भ में है जिसके लिए कोई भी अंतर नहीं है। सब एक जैसे हो गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कि समान महत्व रख रहे हैं। सब भी मतलब होना, ऑल वन मतलब हम सभी समान हो गए हैं। मेक नो डिफरेंस, कोई भी हमें डिफरेंस नहीं है, कोई भी हमें अंतर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी एन ओल्ड हैट। बी आउटडेटेड हो जाएगा, अप्रचलित होना। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था बैड हेड्स, मतलब कि बुरे चरित्र वाले लोग हो गए थे। इसमें हेड्स को क्या बताया था, मतलब कि किसी को वर्गीकृत करना है, कैटेगराइज करना, पहचानने से रिलेट करते हैं, जहाँ पर हेड आ जाता है। तो इसी की तरह यहाँ पर भी हेड है, बी एन ओल्ड हेड, मतलब जो हेड है, मतलब जिसको हम कैटेगराइज कर रहे थे, किसी को देखने का हमारा नज़रिया था, वो ओल्ड हो गया है, मतलब कि वो आउटडेटेड हो गया है, मतलब कि अप्रचलित हो गया है। कुछ ऐसा जो पुराना, सामान्य या फिर बोरिंग हो चुका हो। यह शब्द उस समय से आया जब पुराने फैशन से बाहर हो चुके टोपी को, हैट को ओल्ड हैट कहा जाता था, यानी कि जिनकी कोई विशेषता नहीं रहती थी। तो आसान हो जाएगा इडियम, तो ये भी आपका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी एट ए लॉस फॉर वर्ड्स, मतलब कि नॉट नो व्हाट टू से, यानी कि कुछ कहने के लिए, ठीक है, कुछ कहने के लिए सोच ना पाना, मतलब कि आप कुछ भी सोच नहीं पा रहे हैं। लॉस फॉर वर्ड हो गए हैं, मतलब कि आपके दिमाग में चीज़ें नहीं आ रही हैं, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है। एट ए लॉस का मतलब होता है समझ नहीं आना या फिर कंफ्यूज होना, इसलिए वाक्य बना टू बी एट ए लॉस फॉर वर्ड्स, मतलब कि यानी कि कोई व्यक्ति इतनी भावनाओं में बह जाए कि उसके पास शब्द ही ना रहे, मतलब कि उसके दिमाग में कुछ भी ना आए, है ना। लॉस फॉर वर्ड्स मतलब कि दिमाग में कुछ भी शब्द कहने के लिए शब्द ना हो, है ना। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी बिहाइंड द टाइम्स। तो जैसे पढ़ने से भी लग रहा है, मतलब कि होना, बिहाइंड द टाइम्स मतलब कि समय से पीछे होना। तो मीनिंग हो जाएगा इसका बी ओल्ड फैशन, मतलब कि पुराने ज़माने का। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण समाज में तेज़ी से बदलाव आ रहे थे, जैसे नई तकनीकें, फैशन, सोच आदि। जो लोग इन बदलावों को नहीं अपना पा रहे थे उन्हें बिहाइंड द टाइम्स कहा जाने लगा, मतलब कि जो समय के साथ नहीं चल रहे थे, ठीक है। देख सकते हैं इसका फ़ोन कैसा है, और ये मतलब समय के साथ इसने अपना फ़ोन अपग्रेड कर लिया है। तो ये बंदा बी बिहाइंड द टाइम्स है ना, मतलब ये बिहाइंड द टाइम्स है, समय के साथ ये अपग्रेड नहीं हुआ है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी डाउन विद, मतलब कि सफरिंग फ्रॉम, पीड़ित होना। अब जो ये डाउनवर्ड है, इसका मतलब होता था बिस्तर पकड़ लेना या फिर बीमारी की वजह से गिर जाना। जब कोई बीमार होता है तो वो काम नहीं कर पाता, इसलिए कहा जाता है कि वो डाउन है। जैसे देख सकते हैं बी डाउन विद मतलब कि ये बीमार है।
बिस्तर पकड़ रखा है इसने, मतलब कि ये पीड़ित है, कहीं ना कहीं ये बीमारी से जूझ रहा है। नेक्स्ट इडियम, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, मतलब कि बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लीव्स, व्यक्ति के जाने से खुश होना। ग्लैड का मतलब खुश होना, बी ग्लैड मतलब कि खुश होना, टू सी द बैक ऑफ किसी के बैक ऑफ, किसी के जाने से, किसी को जाता देखकर खुश होना, है ना। जैसे ये छोड़कर जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। सी द बैक ऑफ समवन का मतलब होता है उसे जाते हुए देखना, और जब कोई कहता है आई एम ग्लैड टू सी द बैक ऑफ हिम या फिर हर या फिर इट, तो इसका मतलब होता है कि मैं खुश हूँ कि वह चला गया, वह चीज़ ख़त्म हो गई। तो डायरेक्ट आप मतलब सीधा सीधा इसका मीनिंग बनना है, आप इडियम पढ़कर भी आसानी से मीनिंग तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी गोइंग प्लेसेस, मतलब कि टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, मतलब कि सफल होना। अब जो इसका इतिहास है वो इस विचार से आया कि जो व्यक्ति कहीं जा रहा होता है वो स्थिर नहीं होता, है ना। कुछ ना कुछ वह प्रगति कर रहा होता है, प्रोसेस कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। जो कहीं जा रहा होता है तो वो कहीं ना कुछ प्रोग्रेस कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो ये गतिशील और पॉजिटिव छवि प्रस्तुत करता है, सकारात्मक छवि प्रस्तुत करता है। तो समय के साथ गोइंग प्लेसेस मतलब किसी प्लेसेस पर जाना, कहीं किसी की तरफ जाना या फिर किसी प्लेस की तरफ जाना, उसका जो अर्थ बना जीवन या फिर करियर में प्रगति या फिर सफलता से इसका मतलब रेफरेंस बन गया, है ना। तो इसी तरह से आप इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। बी गोइंग प्लेसेस मतलब कि टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, सफल होना। जैसे कोई कहीं जाता है तो वो कहीं ना कहीं प्रगति कर रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। तो ऐसे ही गोइंग प्लेसेस मतलब कि जीवन या फिर करियर में प्रगति या फिर सफलता से इसका मतलब निकल जाएगा। नेक्स्ट इडियम है हमारा 251 बी हार्ड हिट। जैसे ये इडियम पढ़कर ही पता लग रहा है कि हम किसी चीज़ पर हार्ड तरीके से, कठोर तरीके से हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिवियरली अफेक्टेड बाय समथिंग अनप्लीजेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा सताया हुआ। शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो किसी को जोर से मारना, हार्ड हिट। तो आप डायरेक्ट इसका मीनिंग तक पहुंच सकते हैं, मतलब कि कोई बहुत गंभीर तरीके से कोई अफेक्ट हुआ है किसी के हार्ड हिट करने से, ठीक है। तो इडियम ईजी है, डायरेक्ट आप इसका मीनिंग मतलब पहचान सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है बी हार्ड अप, मतलब हैव वेरी लिटिल मनी, तंग हाल में होना। अब जो ये भी एक इडियम है जो कि ब्रिटिश नेवल स्लैंग से जुड़ा हुआ है, वहाँ से इसका जन्म हुआ है, ओरिजिन है इसका। उस समय हार्ड अप शब्द का इस्तेमाल नाविकों द्वारा तब किया जाता था जब जहाज़ की दिशा मोड़ने के लिए पाल पूरी तरह से खींच दिए जाते थे, ठीक है। जैसे ये पाल होते थे तो इनको किसी एक साइड में मतलब खींच दिया जाता था, मतलब कि डायरेक्शन इन्हीं से ही चेंज होती थी, है ना। जहाज़ भी इन्हीं से आगे बढ़ता था। तो जब मतलब हार्ड अप किसको कहा जाता था, जब ये दिशा मोड़ने के लिए इन पाल को पूरी तरह से खींच दिया जाता था और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता था, यानी एक कठिन स्थिति एक बन जाती थी। या अगर आप पाल को पूरी तरह से एक तरफ खींच देंगे, है ना, और वो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, तो ये कठिन स्थिति होगी। धीरे धीरे इसका मतलब और भी आम हो गया और अब इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई पैसे की तंगी में हो, मुश्किल हालात में हो या फिर ज़रूरी चीज़ों से वंचित हो, मतलब कि हैव वेरी लिटिल मनी या फिर तंग हाल में हो। बी हार्ड अप। तो आपको ये याद रखना है, जो ये हार्ड अप है ये जो हमारी नेवल एक्सरसाइज होती है, एक नेवल टर्म है, मतलब कि जब ये जो पाल वाले जहाज़ होते थे इनको एक साइड मोड़ा जाता था तो बहुत ज़्यादा एक कठिन परिस्थिति हो जाती थी। तो वो ही मुश्किल हालात में इसका मीनिंग चला आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है बी इन फोर्स, मतलब कि इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स, मतलब कि ताकतवर। अब डायरेक्ट पढ़ने से भी पता लग रहा है बी इन फोर्स मतलब कि बल लगाना बहुत ज़्यादा है, मतलब कि किसी चीज़ में बल लगाना, इन ग्रेट स्ट्रेंथ में होना, नंबर मतलब कि ताकतवर होना। यह मुहावरा अंग्रेजी के पुराने कानूनी और प्रशासनिक दस्तावेजों से आया है, जहाँ पर इनफोर्स का अर्थ होता था किसी चीज़ की बाइंडिंग करना या फिर वैलिड होना। फोर्स यहाँ पर पावर इफेक्टिवनेस के अर्थ में आता है, यानी किसी नियम या आदेश का लोगों पर प्रभाव डालना। देख सकते हैं आप बी इनफोर्स, ये मतलब बल है, इसके अंदर ताकत है, इफेक्टिवनेस पावर वगैरह, मतलब इससे रिलेट कर सकते हैं आप। तो बी इन फोर्स मतलब कि ताकतवर। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी इन समवन्स शूज़, है ना। फेस द सेम सिचुएशन एज अनदर पर्सन, मतलब कि किसी अन्य व्यक्ति की समान स्थिति का सामना करना। यह मुहावरा इस विचार पर आधारित है कि किसी की ज़िंदगी, अनुभव या फिर संघर्ष को सही मायने में समझने के लिए उसके जूते पहनना, यानी कि उसकी ज़िंदगी जीने की कल्पना करनी चाहिए। अब देखो जूते किसी और के हैं, है ना, तो इसका जो विचार है वो यही है। अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति की चीज़ों का, मतलब उसकी समान परिस्थितियों का अगर आपको जायज़ा लेना है तो आपको उसके जूते पहनने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये उसी सेंस में है, उसी कंटेक्स्ट में है कि उसके जूते पहनने पर आपको उसकी ज़िंदगी जीने का पता लगेगा, ठीक है। फेस द सेम सिचुएशन, आप उसकी सेम सिचुएशन को फील करेंगे जिसके आपने जूते पहने हैं, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं दूसरे के जूते पहनना मतलब उसकी परिस्थितियों को, उसका जो मतलब तरीका है उसको, मतलब उसका सामना करना, उसको अडॉप्ट करना, उसको पहचानना, ठीक है। बी इन समवन शूज़ मतलब कि किसी अन्य व्यक्ति के समान स्थिति का सामना करना। इमेज देख सकते हैं, शू इसके नहीं है, ये किसी दूसरे के पहनना है, तो उसके दूसरे की परिस्थिति का ये जायजा ले रहा है। नेक्स्ट हमारा ईडियम है बी इन द रेड। इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी इन ए लॉस और डेट, यानी कि टू ओ मनी टू ए बैंक, मतलब कि हानि में होना या फिर लॉस में होना, उधार में होना। बेसिकली ये जो आता है इन द रेड, ये आता है अकाउंटेंसी से, है ना। अकाउंट बुक्स मतलब कि जो खातों की किताब होती थी वे हाथ से लिखी जाती थी। वहाँ पर एक चीज़ यूज़ की जाती थी, अगर नुकसान हो रहा है तो वो लाल रंग से लिखा जाता था, और जो मुनाफा प्रॉफिट हो रहा है उसको काली स्याही से लिखा जाता था। इसलिए जब किसी बुक्स में, किसी अकाउंट बुक में घाटा दिखता था तो वो लाल स्याही में होता था, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा उधारी में होता था, नुकसान में होता था। तो इन द रेड मतलब कि घाटे में या फिर कर्ज में। देख सकते हैं ये अकाउंटिंग की हमारी बुक है, इसमें सारा मतलब लाल लाल दूर से ही दिख रही है ना। बी इन द रेड मतलब कि उधारी में है या फिर नुकसान में है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी इन टू माइंड्स। देखते ही पढ़ते ही पता लग रहा है कि दो विचार आ रहे हैं, दो उसके दिमाग हो गए हैं, एक तरफ अलग बात है, दूसरी तरफ अलग बात है। अनेबल टू डिसाइड मतलब कि होल्डिंग कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस मतलब कि दुविधा में होना। इसका मतलब है किसी व्यक्ति का मन दो अलग अलग विचारों में बटा हुआ है। जैसे एक ही समय में दो अलग अलग इच्छाएं होना, दो फैसले होना। देख सकते हैं दो पार्ट में बट चुका है, एक ये है एक ये है ना। चाहे यहाँ नेगेटिव हो सकती है, यहाँ पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, डायरेक्ट पढ़कर डायरेक्ट पता लग रहा है। नेक्स्ट इडियम बी लेफ्ट स्टैंडर्ड मतलब कि अनेबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ ए प्रॉब्लम मतलब कि फंसा हुआ रह जाना। अब जो ये इडियम है बी लेफ्ट स्टैंडर्ड, ये भी समुद्री यात्रा से जुड़ा है, मतलब कि नेवल शिप से जुड़ा है। इसकी जो जड़ें हैं समुद्री यात्रा से जुड़ी है। पुराने समय में जब जहाज समुद्र के किनारे या फिर उथले पानी में फंस जाते थे तो उन्हें वहाँ से निकालना संभव नहीं होता था, तो कहा जाता था कि वे स्टैंडर्ड हो गए हैं, मतलब कि फंस गए हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप ये किनारा है ना, किनारे पर आकर ये जहाज़ फंस गया, क्योंकि आपको पता ही होगा किनारे के पास मतलब गहराई तो नहीं होगी, है ना। अब गहराई नहीं होगी तो इसकी जो तल है वो, इसका तल है वो फंस जाएगा। अब ये इतना भारी भरकम जहाज है, बिल्कुल फंसेगा, है ना। तो अनेबल टू लीव समवेयर बिकॉज ऑफ ए प्रॉब्लम मतलब कि फंसा हुआ रह जाना, है ना। तो बी लेफ्ट स्टैंडर्ड, लेफ्ट स्टैंडर्ड मतलब कि छूट जाना, स्टैंडर्ड मतलब फंसा हुआ। तो आप देख सकते हैं समुद्री शिप से, नेवल शिप से ये चीज़ जुड़ी हुई है। आप पढ़कर भी इमेज से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है बी लाइक चॉक एंड चीज़। बी एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग। अब सीधी सी बात है, चाक हो जाएगी और चीज़ हो जाएगा, दोनों मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। ज़मीन आसमान का अंतर होना, बिल्कुल अलग होना। पुराने समय में ग्रामीण इलाकों में चीज़ और चाक जो होती है एक सफ़ेद खनिज पदार्थ जिससे हम लिखते भी हैं, दोनों सफ़ेद होते हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति उपयोग में धरती आसमान का अंतर है ना, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो देख सकते हैं ये चीज़ है, ये चाक है, तो दोनों बिल्कुल एब्सोल्युटली डिफरेंट चीज़ें हैं, है ना। तो इजी है, थोड़ा सा आपको लॉजिक देखना है कि ये किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है, तो इडियम आपके याद आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है बी माई गेस्ट मतलब कि फील फ्री टू डू एज यू विश, जैसा आप चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब बी माई गेस्ट, अब देखो सीधी सी बात है, आपको पता होगा आपके घर में कोई मेहमान आता है तो वो हर चीज़ करने के लिए वो मतलब फ्री होता है, कोई आप उसको रोक टोक नहीं करते। तो इसी तरह से ये इडियम इसी कंटेक्स्ट में यूज़ होगा। इंग्लैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है, जब मेज़बान जो होस्ट होता है किसी मेहमान गेस्ट को औपचारिक रूप से आमंत्रित करते हुए यह कहते थे प्लीज़ बी माई गेस्ट, मतलब कि जिसका मतलब था कि आप मेरे अतिथि हैं, जो चाहे कर सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है। जैसे ये है, इसके गेस्ट आए हुए हैं तो इनको क्या कहेगा कि बी माई गेस्ट, मतलब कि आप मेरे गेस्ट हैं, आप कुछ भी खाइए कुछ भी करिए, मतलब आप फ्री हैं, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा उसी तरह से आपको इसको लेना है कि आपके कोई मेहमान आए हैं तो वे हर चीज़, हर कहीं भी घूमने के लिए या फिर किसी भी रूम में जाने के लिए वे स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट इडियम है बी ऑफ मतलब कि टू गो अवे मतलब कि भाग जाना। बी ऑफ की उत्पत्ति अंग्रेजी से हुई है। बी एक ऑक्सिलरी वर्ब है और ऑफ का मतलब होता है दूरी पर या फिर किसी जगह से हटना। तो सीधी सी बात है, तो टू गो अवे मतलब कि भाग जाना, दूर हट जाना, ठीक है। ईजी हो जाएगा, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारा इडियम है बी ऑन ए हाई अलर्ट, बी वॉचफुल हो जाएगा एंड रेडी टू टेक एक्शन, चौकन्ना रहना, ईजी कहूँगा। अब सीधा सा इसमें हाई अलर्ट आ रहा है तो आप डायरेक्ट इसको रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि हाई अलर्ट पर रहना, एकदम चौकन्ना रहना, वॉचफुल रहना। इमेज भी आप देख सकते हैं, सभी के सभी कितने चौकन्ने हैं, है ना। सैन्य और सुरक्षा सेवाओं से इसकी शुरुआत हुई थी। किसी देश की सेना या फिर सुरक्षा एजेंसियों को किसी संभावित खतरे जैसे कि युद्ध हो गया, आंतरिक हमला, प्राकृतिक आपदा की सूचना मिलती तो उन्हें हाई अलर्ट पर रखा जाता था। आप देख सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं बी ऑन द स्क्वायर।
टू एक्ट एंड स्पीक ऑनेस्टली, ईमानदारी से काम करना। अब देखो स्क्वायर है ना, ये एक मतलब चलो अभी आगे बताता हूँ। इस मुहावरे की जड़ें जो है फ्री मेसनरी नामक एक प्राचीन संगठन से जुड़ी हुई थी। ये जो फ्री मेसन्स होते थे एक गुप्त समाज, एक सीक्रेट सोसाइटी हुआ करता था जो नैतिकता है ना, भाईचारा और ज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित था। ये 3 वर्ड आपको थोड़ा सा इन पे ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये एक संगठन था ये इन तीनों पर काम करता था। इसमें ये जो सोसाइटी थी, ये जो समाज था, ये सिंबल यूज़ करते थे, प्रतीक यूज़ करते थे, जिसमें कि एक स्क्वायर होता था, ठीक है, और वो स्क्वायर था ये, ठीक है। ये कोण मापक यंत्र था। बेसिकली जो बिल्डर और कारीगर लोग होते हैं ये चीज़ों को सीधा सटीक करने के लिए इसका यूज़ करते थे, तो इसी का ही सिंबल ये संगठन यूज़ करता था। स्क्वायर का अर्थ वहाँ पर था सीधा, सच्चा, न्यायपूर्ण होना। क्यों? क्योंकि जो बिल्डर लोग जो होते हैं, कारीगर लोग जो होते हैं, वो सीधा करने के लिए है ना, सटीकता के लिए इसको यूज़ करते थे। तो कहीं ना कहीं वो जो सिंबल यूज़ किया जाता था इस सोसाइटी में, वो भी सीधा, सच्चा, न्यायपूर्ण होने का एक प्रतीक हो गया था। तो जो व्यक्ति ऑन द स्क्वायर होता था उसे माना जाता था कि वह ईमानदार है और भरोसेमंद है, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है, बी ऑन द स्क्वायर में स्क्वायर एक यंत्र था, है ना, एक यंत्र था। इसका जो एक सिंबल है, इसका जो नाम है, एक सोसाइटी ने यूज़ किया था। सोसाइटी वो नैतिकता, भाईचारे, ज्ञान के सिद्धांतों के लिए काम करती थी। और इसका जो फिर प्रतीक हुआ, इसका जो मीनिंग हुआ, वो सीधा, सच्चा, न्यायपूर्ण होने से, ईमानदार होने से, भरोसेमंद होने से इसको रिलेट किया जाने लगा, है ना। तो बी ऑन द स्क्वायर मतलब कि आप स्क्वायर हैं, आप इस यंत्र के जैसे हैं, मतलब कि आप ईमानदार हैं। टू एक्ट एंड स्पीक ऑनेस्टली हैं, है ना, मतलब कि आप ईमानदारी से एक्ट करते हैं और बोलते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम हमारा है बी आउट फॉर द काउंट, मतलब कि इन ए डीप इनसेंसिबल स्लीप हो जाएगा, घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में होना। बॉक्सिंग से रिलेटेड है, सीधा सा पता लग रहा है ना। बी आउट ऑफ काउंट, आपने आउट ऑफ काउंट पढ़कर थोड़ा सा आपको रिलेट ये होना चाहिए कि 1 2 3 4 जैसे रेफरी बोलता है 10 तक, तो आउट फॉर काउंट हो गया ये, मतलब ये 10 तक बोलने पर भी, काउंट पूरी होने पर भी नहीं उठा। तो वहीं से इसका रिलेशन है, बॉक्सिंग से स्टार्ट हुआ है। जब कोई बॉक्सर जोर का पंच लगने के बाद 10 की गिनती के बाद तक भी नहीं उठता तो उसको आउट फॉर द काउंट कहा जाता है, यानी वह मुकाबले से अब बाहर हो गया है। बाद में यह मुहावरा आम बोलचाल में आ गया, और जैसे कोई बहुत थककर गहरी नींद में सो गया हो उसके लिए इसका यूज़ किया जाने लगा, डेली लाइफ में यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। तो बॉक्सिंग से इसको रिलेट करना है। बॉक्सिंग वाला तो सीधा सा यहाँ पर मतलब अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें इसको डेली लाइफ में गहरी नींद से हमने इसको रिलेट किया, धीरे धीरे चीज़ें इस तरह से चेंज हो गई, है ना। बी आउट फॉर द काउंट बॉक्सिंग से रिलेट करेंगे, और फिर इनसेंसिबल स्लीप हो जाएगा, मतलब कि गहरी नींद में सोना। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी आउट ऑफ ऑर्डर। अब जैसे आप देख सकते हैं ये एक मशीन है, आपने देखी होगी एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, है ना। बी आउट ऑफ ऑर्डर, इसमें आउट ऑफ ऑर्डर लिख रहा है, मतलब कि ये खराब हो चुकी है। ए डिवाइस नॉट वर्किंग प्रॉपरली और एट ऑल, मतलब कि उपकरण का काम नहीं करना। आउट ऑफ ऑर्डर मुहावरे की शुरुआत ब्रिटिश पार्लियामेंट्री संसदीय भाषा से मानी जाती है। जब कोई सांसद नियमों के विरुद्ध कुछ कहता है या करता है तो उसे आउट फॉर ऑर्डर कहा जाता था, यानी वह संसदीय कार्यविधि के अनुसार नहीं बोल रहा है। बाद में यह मुहावरा रोज़मर्रा की भाषा में आने लगा, मतलब कि विशेष रूप से मशीनों और उपकरणों के लिए यूज़ किया जाने लगा। जब वे काम नहीं करने की स्थिति में होती हैं तो उनको आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता था। तो इजी कहूँगा मैं, ज़्यादा इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी राइडिंग हाई, मतलब कि टू बी वेरी सक्सेसफुल, सफलता की ऊंचाइयों पर होना। राइडिंग हाई का शाब्दिक अर्थ है ऊंचे स्थान पर सवारी करना, यानी कि एक ऐसा घोड़ा जो तेज और आत्मविश्वास के साथ ऊंचाई पर चल रहा हो। राइडिंग हाई मतलब कि सफलता की ऊंचाइयों पर होना। इमेज देख सकते हैं, ये सभी मतलब इनके सैनिक है और ये कहीं ना कहीं रानी हो सकती है, ठीक है, उस तरह से रिलेट करेंगे, मतलब कि सफलता की ऊंचाइयों पर हैं, तभी ये इनके गुलाम हैं, इनके दास हैं, है ना। ये राइडिंग हाई मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई राइड कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी अंडर नो इल्यूजन। पढ़कर ही पता लग रहा है कि इल्यूजन में ना होना, है ना, नो इल्यूजन, आपको कोई भ्रम नहीं है। तो मीनिंग हो जाएगा बी फुली अवेयर ऑफ द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब कि किसी भ्रम में ना रहना, मामलों से पूरी तरह से अवगत रहना। तुम कोई भ्रम या फिर झूठी उम्मीद मत पालो, सच्चाई का सामना करो, है ना। इजी हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ये मतलब ये तो इल्यूजन में है ना। तो देख सकते हैं इडियम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा इडियम है बी अंडर समबडीज थंब, मतलब कि किसी के कंट्रोल में होना। बी कंट्रोल्ड बाय समवन कम्प्लीटली, या फिर अंडर कंट्रोल ऑफ, किसी की मुट्ठी में होना, मतलब कि किसी के इशारे पर नाचना।
पुराने ज़माने में जब लोग किसी चीज़ को दबाकर काबू में रखते थे, जैसे कीड़े मकोड़े को कुचलना, वो भी उंगली से या अंगूठे से होगा। मोहर लगाना, जैसे अंगूठा लगाते थे तो अंगूठे का प्रयोग करते थे। इसी से यह भाव बना कि अगर कोई किसी के अंगूठे के नीचे है तो वह पूरा अधीनस्थ है, उसका गुलाम है। ठीक है, तो किसी के अंगूठे के नीचे होना, बी अंडर समबडीज थंब, तो किसी का गुलाम होना, है ना, किसी की मुट्ठी में होना, किसी के इशारों पर चलना, है ना। देख सकते हैं आप, इसके थंब के नीचे है, या फिर अगर ये मोहर भी लगा रहा है तो कहीं ना कहीं ये मतलब मालिक है, ये हस्ताक्षर कर रहा है, साइन कर रहा है, मोहर लगा रहा है। नेक्स्ट हमारा इडियम है बी वेट बिहाइंड द ईयर। मीनिंग हो जाएगा यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब कि अनुभवहीन। अब देखो इसके पीछे एक जो थ्योरी है वो ये है कि जब जानवर होते हैं, विशेष रूप से बकरियां और गाय के जो नवजात बच्चे होते हैं, जब वे पैदा होते हैं तो उनकी त्वचा के पीछे, खासकर कानों के पीछे पानी या मांसपेशियों का एक हल्का सा आवरण होता है, जो जन्म के समय तो मौजूद रहता है। इसे वेट बिहाइंड द ईयर्स कहा जाता है। इसी से विचार यह बना, यह मुहावरा बना, जिससे यह संकेत मिलता है कि कोई व्यक्ति अभी ताज़ा है या फिर अभी नया है, उसका जन्म हुआ है। कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से रिलेट करेंगे कि वो अनुभवहीन है। तो बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, मतलब कि जैसे ये एक बछड़ा है, ये अभी अभी पैदा हुआ है, तो इसके कानों के पीछे एक बहुत मतलब पतली सी एक इस तरह की मांसपेशी कोई लेयर होगी जो कि पानी की तरह होती है, तो वेट बिहाइंड द ईयर्स कहते हैं। कहीं ना कहीं ये अनुभवहीन है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बी वर्ड्स अपार्ट, मतलब कि बी वेरी डिफरेंट हो जाएगा, मतलब कि बहुत अलग होना। अपार्ट का मतलब अलग अलग होना। वर्ड्स मतलब कि दुनिया है, कोई दो वर्ड है। सामान्यतः इसका इस्तेमाल सांस्कृतिक विभिन्नता या फिर विचारों में गहरे अंतर को दिखाने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं, इजी हो जाएगा, मतलब कि इसका वर्ड अलग है, इसका वर्ड अलग है, मतलब कि दोनों के अलग अलग इनकी दुनिया है। नेक्स्ट इडियम हमारा बियर ए ग्रज, तो ये हो जाएगा टू फील एंग्री अगेंस्ट समबडी फॉर ए पास्ट इंसिडेंट, मतलब कि आक्रोश की भावना को रखना। अब देखो जो ये बियर मतलब कि सहना है ना, सहना हो जाएगा, पहनना के रूप में किया गया है जब किसी भारी चीज़ को सहन करते हैं। ग्रज, ग्रज जो ये एक वर्ड है, हमने आपको पता भी होना चाहिए, गुरु जी से रिलेट कर रखा है हमने जो इसकी बनाई थी। मतलब गुरु जी से हमारा मन मुटाव हो गया था, मतलब कि झगड़ा हो गया था, कुछ एक कहासुनी हो गई थी, तो उससे हमने रिलेट कर रखा है गुरु जी से हमारा मन मुटाव हो गया था। तो मेरे हिसाब से आपको बढ़िया याद होना चाहिए। ग्रज का अर्थ है नाराज़गी होना, द्वेष होना। जब इन दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ा जाता है, मतलब होता है किसी के खिलाफ बुरा महसूस करते हुए उस भावना को अपने दिल में लंबे समय तक रखने का कार्य। ठीक है, तो बियर ए ग्रज जो ये मन मुटाव हुआ है उसको मतलब कि अपने दिमाग में, अपने दिल में, बियर मतलब कि रखना, सहना। ठीक है, तो टू फील एंग्री अगेंस्ट समबडीज फॉर ए पास्ट इंसिडेंट हो जाएगा बियर ए ग्रज। देख सकते हैं आप, मतलब कि ये अभी भी गुस्से में है, अपने दिमाग में चीज़ों को लिए हुए है। नेक्स्ट इडियम बियर डाउन हो जाएगा टू मूव क्विकली टुवर्ड्स समवन इन ए डिटरमाइंड एंड थ्रेटनिंग वे, मतलब कि गुस्से में किसी की ओर तेजी से बढ़ना। नेवल एक्सरसाइज से ही ये आता है, समुद्री शब्दावली से ही इसका जो है मतलब कि ये इसका ओरिजिन हुआ है। जब कोई बड़ा जहाज हवा के रुख से छोटे जहाज की ओर तेज़ी से बढ़ता था तो उसे बियरिंग डाउन कहा जाता था, है ना। मान लो एक बड़ा जहाज है, इसके आगे छोटा सा जहाज है, कोई इसकी तरफ ये हवा के रुख से उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ गया तो उसको बियरिंग डाउन कहा जाता था। इसमें धमकी या फिर दृढ़ता का भाव होता था, मतलब कि छोटा शिप क्या समझेगा कि ये तो मतलब मुझे मारने के लिए आ रहा है, धमकी एक की भावना हो सकती है ना। कल्पना कीजिए कि एक बड़ा जहाज़ तेज़ी से आपकी ओर आ रहा है तो ये बियरिंग डाउन जैसा होगा, है ना। तो रिलेट कर सकते हैं। बाकी बियर डाउन आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब कोई चीज़ अचानक से तेज़ी से आपकी ओर बढ़ रही है। तो बियर डाउन में आपको इसका रेफरेंस याद रखना है। बाकी ये है फ्रेजल वर्ब, है ना। फ्रेजल वर्ब को एक साथ देखेंगे, जब फ्रेजल वर्ब आएगी तो ये फ्रेजल वर्ब आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगी, लेकिन मैंने इसकी हिस्ट्री बता दी। हिस्ट्री बिल्कुल याद करने वाली है, रटने वाली है, कोई भी इसमें लिंक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि बियर डाउन कुछ भी नहीं हम सोच सकते कि कोई किसी की तरफ तेज़ी से कैसे बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, आप अगर बियरिंग डाउन की आप डेफिनेशन, जो ये डेफिनेशन है, मतलब कोई बड़े जहाज़ की तरफ, मतलब कोई बड़ा जो जहाज़ है छोटे जहाज़ की तरफ तेज़ी से बढ़ता है उसको बियरिंग डाउन कहते हैं। अगर ये आप याद रख पाते हैं तो ये इडियम आपके हो जाएगा, है ना। फ्रेजल वर्ब ये आपको दिक्कत नहीं देगी। वैसे फ्रेजल वर्ब बहुत टेढ़ी चीज़ है, करेंगे इसको इडियम के बाद। तो अभी जो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है उनको अभी दिल पर मत लेना, मतलब कि याद क्यों नहीं हुए या मतलब हिस्ट्री बहुत ज़्यादा सटीक नहीं बैठ रही है, तो अभी के लिए हम उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। बाकी ये मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है हमारा बियर फ्रूट, मतलब कि प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स, मतलब कि सफल होना। बियर फ्रूट का शाब्दिक अर्थ है फल देना। यह सीधे तौर पर पौधे और पेड़ों से जुड़ा हुआ है जो समय और उचित देखभाल के बाद फल उत्पन्न करते हैं। तो बियर फ्रूट मतलब कि सफल होना, या फिर जो फ्रूट है उनको प्रोड्यूस करना, रिजल्ट को प्रोड्यूस करना, तो डायरेक्ट आपका इडियम हो जाना चाहिए।
इमेज भी देख सकते हैं आप, जैसे ये पेड़ है, ये कुछ समय बाद अच्छी देखभाल के बाद इस तरह का फ्रूट्स देगा, है ना, प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव रिजल्ट्स, मतलब कि सफल होना। नेक्स्ट इडियम हमारा बियर गार्डन। इसके पीछे एक कहानी है, मतलब इसका मीनिंग तो हो जाता है ए प्लेस ऑफ नॉइस एंड डिस्टर्बेंस, मतलब कि शोर और अशांति का स्थान। अब इसकी उत्पत्ति 16वीं-17वीं शताब्दी में इंग्लैंड से हुई है। उस समय बियर बेटिंग एक बहुत ही प्रसिद्ध और क्रूर खेल था। अब आपको याद ये रखना है बियर गार्डन में कि एक जो बियर बेटिंग है, बियर जो ये भालू है ना, ये एक खेल होता था बियर बेटिंग। इसमें भालू और कुत्ते को एक साथ लड़ाया जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर भालू है, यहाँ पर कुत्ते हैं। तो ये जो खेल था ये खुले मैदान में होता था, मतलब कि या किसी बड़े गार्डन में कह सकते हैं, बाड़ों में आयोजित होता था मनोरंजन के लिए, तो जिन्हें बियर गार्डन कहा जाता था। खेल क्या होता था? बियर बेटिंग। और जो जगह का नाम होता था बियर गार्डन, है ना। बियर गार्डन इस पूरे मतलब खेल को कहा जाता था जो कि खुले मैदान में बाड़ों में आयोजित किया जाता था। मतलब कि ए प्लेस ऑफ नॉइस एंड डिस्टर्बेंस, मतलब कि शोर और अशांति का स्थान, क्योंकि चारों तरफ लोग भाग रहेंगे, बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे, हुटिंग करेंगे, है ना, चीयर्स करेंगे। तो यहाँ पर आप गेम देख सकते हैं जिसको बियर बेटिंग कहा जाता था। तो देख सकते हैं आप इमेज को अपने जहन में बसाइए, देखिए तो आप समझ में आ जाएगा कि ये बियर गार्डन है। ठीक है, शोर और अशांति का स्थान है। नेक्स्ट इडियम बियर इन माइंड, रिमेंबर, मतलब कि ध्यान रखना, इजी है, मतलब कि बियर मतलब रखना अपने दिमाग में, बियर का अर्थ होता है टू कैरी, मतलब ले जाना, माइंड मतलब मन और विचार में, तो इजी हो जाएगा, मतलब कि कोई चीज़ आपके ध्यान में है, आपके दिमाग में कोई चीज़ सेट है, किसी चीज़ को आपने याद रखा हुआ है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बियर द बर्ंट ऑफ, मतलब कि सफ़र द वर्स्ट ऑफ समथिंग, बियर द मैक्सिमम फ्यूरी, मतलब कि सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलने वाला। बर्ंट जो वर्ड है इसका मूल अर्थ होता है हमला या फिर आघात, विशेषकर युद्ध या झगड़े में किया गया मुख्य वार। अब बियर का अर्थ होता है झेलना, सहन करना। प्राचीन युद्धों में जब दुश्मन हमला करते थे तो जो सैनिक सबसे आगे होते थे वे ही इस हमले को, जो ये बर्न होता था, इसका मुख्य प्रभाव झेलते थे। इसी से मुहावरा बना टू बियर द बर्न, यानी कि मुख्य नुकसान या फिर जो दर्द हुआ, जो फिर हमला हुआ, उसको सहना, मतलब कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ झेलने वाला आदमी। जैसे देख सकते हैं ये फ्रंट जो था हमारा, फ्रंट में थे, मतलब कि सामने से ही इनके ऊपर हमला हुआ, तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ झेलेंगे कंपेयर टू जो इनके पीछे हैं। ठीक है, बियर द बर्ंट ऑफ, मतलब बियर मतलब सहना, बर्ंट मतलब कि जो हमला होता था, आघात होता, उसको सामने से सहना, मतलब कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ झेलने वाला। नेक्स्ट इडियम है बियर द पाम, टू विन हो जाएगा, अचीव विक्ट्री। अब देखो पहले के समय में एक रीति रिवाज होता था जिसमें जो प्रतियोगिताएं होती थी उनमें जो विजय होता था उनको ताड़, जो ये पाम होता है, इसकी एक ब्रांच प्रदान की जाती थी। देख सकते हैं जैसे विन हुआ है ये आदमी, इसको पाम की एक बहुत बड़ी इसको टहनी दी गई, एक पूरा का पूरा उसको पत्ता दिया गया। तो क्योंकि ये विनर था तो इसलिए इडियम बना बियर द पाम। जो पाम का जो पेड़ है या जो उसकी पत्ती टहनी है उसको बियर करेगा वो विन होगा, मतलब कि अचीव विक्ट्री, मतलब कि जीत जाएगा। तो देख सकते हैं आप, ये भी इडियम हो जाना चाहिए। इमेज देखिए, इडियम आपके याद हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम मतलब बियर अप विद, मतलब कि एंड्योर हो जाएगा, टू स्टे स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग टफ टाइम्स, मतलब कि सहना। अगेन फ्रेजल वर्ब है, तो कोई इशू आप अपने दिमाग में मत रखना कि मतलब ये अभी क्यों नहीं हुआ मेरे, मतलब इतना याद क्यों नहीं हुआ या कुछ भी है, मतलब क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक अलग ही चीज़ है, उनको अलग तरीके से टैकल करेंगे। बियर अप विद मुहावरे का अर्थ है कठिनाइयों को साहस और धैर्य से सहना। बियर का अर्थ होता है सहना, अप दृढ़ता को दिखाता है, और विद उस चीज़ को बताता है जिसको सहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बियर अप विद, तो इसका मीनिंग हो जाएगा सहना, मतलब कि टू स्टे स्ट्रॉन्ग, मतलब कि टफ टाइम में भी स्टे स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूत बने रहना। ठीक है, नेक्स्ट इडियम बियर विद, अगेन एक फ्रेजल वर्ब, हैव पेशेंस विद, धैर्य रखना। बियर का मतलब होता है सहना, बर्दाश्त करना, और विद जुड़ने से इसका मतलब किसी व्यक्ति या स्थिति के साथ धैर्य रखने या फिर उसके सहने के संदर्भ में बदल जाता है। ठीक है, तो बियर विद जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ये कह रहा है बियर विद मतलब कि धैर्य रखो, सहो चीज़ों को और अपना धैर्य रखो, धीरे धीरे आप ऊपर आ जाओगे, मतलब कि धैर्य रखना। नेक्स्ट हमारा इडियम है बीट अबाउट या फिर बीट अराउंड द बश। बश क्या होता है? झाड़ी होता है। अवॉइड द मेन टॉपिक हो जाएगा, स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर हो जाएगा, स्पीकिंग वेगली टू अवॉइड टेकिंग अबाउट इट, मतलब कि घुमा फिरा कर बात करना। अब देखो जो 15वीं सदी थी उसमें शिकारी पहले झाड़ियों को मारते थे ताकि जानवर झाड़ी से बाहर निकल आए, शिकारियों के सामने आ जाए, और इस प्रक्रिया में शिकारी सीधे शिकार तक नहीं पहुंच पाते थे, बल्कि पहले बहुत समय तक इधर उधर की गतिविधियां करते थे, मतलब कि आसपास मार रहे हैं डंडी, है ना, इसके अराउंड मतलब चारों ओर, बीट अराउंड द बश मतलब कि चारों ओर इस झाड़ी के मारते थे वे, है ना,
डायरेक्ट इसमें मारने के बजाय, क्योंकि झाड़ी बहुत बड़ी भी हो सकती थी तो डायरेक्ट नहीं पता था कि कौन सा जानवर है, छोटा है बड़ा है, तो डायरेक्ट उस पर वार करने से बेटर था कि बीट अराउंड द बश किया जाए, मतलब कि घुमा फिरा कर गतिविधियाँ की जाएँ, इधर उधर की मतलब चीज़ें करी जाएँ, ताकि वो जो इसके अंदर शिकार होता था, इसमें जानवर होता था, वो डर के वो बाहर आ जाए, और बाहर आकर तो फिर ये मतलब उसको पकड़ ही लेते थे। ठीक है, तो बीट अराउंड द बस मतलब मेन जगह को छोड़कर इधर उधर अपना समय व्यर्थ करना या फिर घुमा फिरा कर बातें करना, इसका सेंस निकल जाएगा। नेक्स्ट इडियम है बीट वंस ब्रेन्स, मतलब कि टू पुट फॉर्थ वंस मैक्सिमम एफर्ट, मतलब कि जी जान लगा देना। ठीक है, ये है जी जान लगा देना। बीट शब्द का अर्थ यहाँ पर है किसी चीज़ को जोर से मारना या फिर कड़ी मेहनत करना, और आउट का मतलब हो जाएगा बाहर, वैसे तो आउट यहाँ पर नहीं है तो इसको अवॉइड करेंगे। इस मुहावरे का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति अपनी शक्ति को पूरी तरह से लगाकर किसी कठिन समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है, जैसे वह मानो अपने दिमाग को पीट रहा हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। अब एक तो होता है दिमाग पर जोर डालना, अब दिमाग पर जोर डालने को दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि दिमाग को पीटना। ठीक है, दिमाग जैसे ये देख सकते हैं दिमाग को अपने पीट रहा है, मतलब अपने दिमाग पर जोर डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जी जान लगा रहा है अपना काम करने के लिए। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं कि दिमाग पर जोर डालना जैसे कि वह अपने दिमाग को पीट रहा हो, मतलब कि किसी काम को करने के लिए अपना जी जान लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप, तो मीनिंग हो जाएगा फिजिकल अपीयरेंसेस डज नॉट शो कैरेक्टर, मतलब कि बाहरी सुंदरता से बढ़कर भीतरी गुण होते हैं। ठीक है, ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप या फिर ब्यूटी इज़ बट स्किन डीप, तो इनका मतलब हो जाएगा सौंदर्य केवल त्वचा तक सीमित नहीं होता है ना, मतलब कि अंदर के गुण होते हैं, हमारे हाव भाव फीलिंग होती है, एक जो नेचर होता है, अंदर के गुण होते हैं, वो सबसे मेन होते हैं। पहली बार इसका इस कविता में, छोड़ो इसको, तो उन्होंने लिखा था ब्यूटी इज़ बट स्किन डीप, मतलब जिसका मतलब था कि जो हम देखते हैं वह केवल बाहरी और सतही होता है, बाहरी आकर्षण होता है, और असली मूल्य किसी व्यक्ति के आंतरिक गुणों में होता है। ठीक है, तो ब्यूटी इज़ ओनली स्किन डीप मतलब कि जो सौंदर्य, बाहर की सुंदरता एक त्वचा तक ही सीमित होती है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है हमारा बेड ऑफ रोजेस, ए प्लीजेंट सिचुएशन एंड एन्जॉयबल स्टेट, सुखद स्थिति, तो इसे तो देखते ही आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका तो इंतजार भी होगा आपको। नेक्स्ट इडियम है हमारा बेगर डिस्क्रिप्शन, मतलब कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, मतलब कि बियॉन्ड वर्ड्स, जो वर्णित नहीं किया जा सकता। ठीक है, बेगर डिस्क्रिप्शन, बेगर का अर्थ है यहाँ पर गरीब, है ना, वैसे तो बेगर का मतलब गरीब होता है, लेकिन यहाँ पर वंचित या फिर कम कर देने के सेंस में है। डिस्क्रिप्शन आपको मतलब पता ही होगा, वर्णन करना, तो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब हो जाएगा वह चीज़ जो किसी भी वर्णन करने की शक्ति को कम कर दे, यानी कि इतनी असाधारण हो कि उसका सही वर्णन ही ना किया जा सके। गैलेक्सी देख सकते हैं, इसका पूरी तरह से अच्छे से वर्णन आज तक नहीं किया जा सका है ना, तो इससे रिलेट करेंगे हम इमेज से, मतलब कि कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन जो मतलब कि किसी चीज़ को पूरी तरह से वर्णित ही ना कर पाए। ठीक है, कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बियॉन्ड वर्ड्स। नेक्स्ट इडियम है बिहाइंड क्लोज डोर्स, डू समथिंग सीक्रेटली प्राइवेटली, तो ये जो है कोर्ट रूम से रिलेटेड है, न्यायालय की उन कार्यवाही से ये रिलेशन रखता है जो पब्लिक नहीं होती थी, पब्लिक हियरिंग ना होकर एक प्राइवेट मीटिंग होती थी, प्राइवेट हियरिंग होती थी। धीरे धीरे इसका उपयोग किसी गोपनीय बैठक, बातचीत या फिर योजना के लिए किया जाने लगा। देख सकते हैं मीडिया है, लोग हैं, है ना, काफ़ी सारे हियरिंग सुनने को बेताब हैं, अंदर प्राइवेट हियरिंग चल रही है, थोड़ा सा गेट खुला है, बिहाइंड क्लोज डोर मतलब इन क्लोज डोर के पीछे प्राइवेट मीटिंग चल रही है, प्राइवेट हियरिंग हो रही है, तो आप रिलेट करें मतलब कि गुप्त रूप से। नेक्स्ट इडियम है बिहाइंड वंस बैक, तो इन वंस एब्सेंस मतलब कि पीठ पीछे किसी की अनुपस्थिति में, तो वंस बैक इजी हो जाएगा, मतलब किसी के पीछे बात करना, जैसे ये देख सकते हैं, है ना, तो ये भी देख सकते हैं किसी के पीछे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा बिहाइंड द 8 बॉल, इन ए टफ और डिसएडवांटेजियस सिचुएशन, मतलब कि मुश्किल स्थिति में होना। अब ये जो मुहावरा है बिलियर्ड्स, जो पूल का गेम है, जैसे आपको पता ही होगा ये वाला, है ना, इससे आया है जब खिलाड़ी की बॉल 8 बॉल, वैसे जो 8 बॉल पूल होता है, 8 बॉल पूल, ये एक तरह का गेम होता है। ठीक है, तो काफ़ी को पता होगा, तो जब 8 बॉल के पीछे कोई बॉल फंस जाती है तो उसका जो शॉट मारना होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मुहावरा किसी मुसीबत या फिर कठिन परिस्थिति में होने के लिए इस्तेमाल होने लगा, मतलब कि मुश्किल स्थिति में होना। अब आप ज़्यादा ना याद रखें, केवल इतना याद रखें जो 8 बॉल एक टर्म होता है, ये पूल से रिलेटेड है। अब उस 8 बॉल के पीछे कोई जब बॉल फंस जाती है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल स्थिति में हो जाती है। देख सकते हैं आप इस 8 बॉल के पीछे कोई बॉल है ना, तो ये मुश्किल परिस्थिति है।
नेक्स्ट इडियम है हमारा बिहाइंड द सीन्स। BTS आपने सुना होगा यूट्यूब पर, BTS मतलब कि बिहाइंड द सीन। बिहाइंड द सीन काफ़ी वीडियो वायरल होती हैं ये भी, है ना, काफ़ी लोग उत्सुक होते हैं मतलब इनको देखने के लिए, बिहाइंड द सीन में कैसे कैसे चीज़ें चली, कैसे कैसे शूटिंग होती है, कैसे जो एक्टर्स होते हैं वे मज़े करते हैं, तो देख सकते हैं आप। अननोन टू अदर्स मतलब कि डन सीक्रेटली थिएटर से आया है। नाटक में पर्दे के पीछे जो तैयारी होती है, जैसे मेकअप, डायलॉग्स, रिहर्सल, सेट बदलना, वह दर्शकों को नहीं दिखती, लेकिन असली मेहनत वहीं होती है, तो उसको BTS कहते हैं, मतलब कि बिहाइंड द सीन्स। काफ़ी फेमस वर्ड है। इमेज में भी आप देख सकते हैं ये सभी बिहाइंड द सीन कर रहे हैं। अभी मेन जो हमारा कैरेक्टर है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, सभी अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट इडियम, बेल द कैट। डू एन इम्पॉसिबल और रिस्की टास्क टू फेस रिस्क, डू द मोस्ट डेंजरस जॉब मतलब कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, असंभव कार्य करना। अब देखो, पंचतंत्र शैली की कथा थी एक, द माइस इन काउंसिल मतलब कि चूहों की सभा, है ना, एक कहानी थी। उसमें बहुत सारे चूहे एक बिल्ली से परेशान थे जो उन्हें हर समय खतरे में डालती थी। उनमें एक बैठक हुई और तय किया गया कि अगर कोई बिल्ली की गर्दन में घंटी बांध दे तो उसकी आवाज़ से पहले से ही सतर्क हो जाएंगे। यह सबको बहुत अच्छा उपाय लगा, लेकिन जब सवाल उठा कि घंटी बांधेगा कौन, तो कोई भी चूहा आगे नहीं आया, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक काम था। ठीक है, अब सीधी सी बात है, चूहे को कहें कि बिल्ली के गले में जाकर घंटी बांध आए तो वो तो बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा चूहे के लिए, तो आप इससे रिलेट करेंगे। बेल द कैट मतलब कि चूहे के सेंस में इसको याद करेंगे कि चूहा, बेल द कैट मतलब कि कैट के गले में बैल नहीं बांध पाएगा, वो उसके लिए एक इम्पॉसिबल टास्क होगा। नेक्स्ट इडियम है बेली लाफ। ये हो जाएगा ए लाउड एंड अनरेस्ट्रेंड लाफ मतलब कि ठहाका लगाकर हंसना। बेली वर्ड यहाँ पर इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि जब इंसान सच्चे मन से हंसता है तो वह पूरे शरीर खासकर पेट से हंसता है, न सिर्फ होठों से। ठीक है, आपको पता ही होगा, पेट पकड़ कर हंसते हैं हम, है ना, जब बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ठहाका लगा कर हंसते हैं, तो मतलब कि बहुत तेज हंसना, बेली लाफ। नेक्स्ट इडियम है बिलो द बेल्ट, अनफेयर और क्रूअल मतलब कि अनुचित तरीके से, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। जब कोई बिलो द बेल्ट, जैसे ये देख सकते हैं इसकी बेल्ट है, इसके नीचे मारता है तो ये मतलब कि फाउल हो जाएगा, मतलब कि अनफेयर हो जाएगा। बॉक्सिंग के नियम के अनुसार कमर के नीचे, बेल्ट लाइन के नीचे किसी भी तरह का मुक्का मारना गैर कानूनी होता है और अनुचित माना जाता है, तो ऐसे हम लोग को फाउल भी कहा जाता है। तो आसानी से इडियम आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब कि मेक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स टू अचीव समथिंग हो जाएगा, स्पेशली टू बी फेयर और हेल्पफुल। ट्राई टू अकोमोडेट एंड प्लीज समवन, हर संभव प्रयास करना। एक्रोबैटिक्स और जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड है, जब व्यक्ति अपनी पीठ के बल पीछे की ओर झुकता है, जैसे ये देख सकते हैं, ये बहुत कठिन काम होता है, शारीरिक कार्य बहुत हार्ड होता है ये, जो सामान्य तौर पर कोई नहीं कर पाता। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होता है, हर संभव प्रयास करना, टू अचीव समथिंग। ठीक है, बेंड ओवर बैकवर्ड्स, ये कुछ अचीव करने के लिए, अपना जो इसकी एक्सरसाइज है उसको अचीव करने के लिए बेंड ओवर बैकवर्ड कर रहा है, तो ये हार्ड काम है बहुत ज़्यादा, तो ये हर संभव प्रयास कर रहा है अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट इडियम है हमारा बिसाइड वन सेल्फ, ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंसेस, आपेज से बाहर होना। अब देखो, शाब्दिक अर्थ जो इसका डायरेक्ट मीनिंग निकलता है, अपने ही शरीर के बगल में खड़ा होना, यानी कि वह खुद के नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि उसका मन या फिर आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई हो। ये है इसके बराबर में बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड क्या होता है, मतलब कि पास में, और एक बिसाइड्स होता है, उसका मतलब होता है कि अतिरिक्त। ठीक है, अब इसके बराबर में ये इसको लग रहा है कि मेरी जो मैं खुद ही अपने बराबर में खड़ा हूँ। अब इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, अगर कोई आदमी है बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ है ना, नशे में है, तो उसको अपन इतने चक्कर आ जाएंगे, उसको इतना मतलब हैंगओवर हो जाएगा कि इसको अपने बराबर में कोई खड़ा हुआ लगेगा, मतलब कि खुद ही अपने बराबर में खुद खड़ा हुआ ये फील करेगा कि मेरे बराबर में मैं ही खड़ा हूँ, इतनी ज़्यादा इसने शराब पी ली, तो कहीं ना कहीं वो अपने आपे से बाहर है, अपनी सेंस से वो आउट ऑफ सेंस है। ठीक है, तो बिसाइड वन सेल्फ, अपने पास में ही खड़ा होना, तो ये कब होगा, जब वो अपनी सेंस खो चुका हो, अपने आपे से बाहर हो। नेक्स्ट इडियम है बिसाइड द मार्क, इरिलेवेंट हो जाएगा, मतलब कि असंगत होना। तीरंदाजी जो होती है आर्चरी, उससे रिलेटेड है। पुराने समय में जब लोग तीरंदाजी करते थे तो जो टारगेट होता था, केंद्र, उसको मार्क कहा जाता था। ठीक है, अगर तीर उस निशाने से चूक कर पास में लगता था तो कहा जाता था बिसाइड द मार्क, है ना। इमेज देख सकते हैं, वैसे इमेज तो डायरेक्ट इसके मार्क पर लगी है, लेकिन अगर यहाँ लगती या फिर यहाँ लगती तो बिसाइड द मार्क होती। ठीक है, धीरे धीरे एक आवाज़ सामान्य बोलचाल में भी आने लगी। कोई व्यक्ति विषय से या फिर मुद्दे से हटकर अगर बात करता है तो उसको बिसाइड द मार्क कहा जाता है कि ये तो मतलब कि मेन पॉइंट से हटकर इरेलेवेंट बात कर रहा है, असंगत बात कर रहा है।
नेक्स्ट इडियम है हमारा बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब कि ए सिचुएशन वेयर इन समवन हैज़ द प्रिविलेज ऑफ एंजॉइंग टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑल द एडवांटेजेस एंड आइडियल सिचुएशन, मतलब कि दोनों हाथ में लड्डू होना, हर संभव या फिर हर प्रकार से लाभ होना। अब देखो ये दो वर्ड हैं, ठीक है, एक ये। अब यहाँ पर एक बंदा बैठा है, इसका ये वाला वर्ड भी बड़ा शानदार है, बहुत अच्छा है, इसका ये वाला वर्ड भी बहुत ज़्यादा शानदार है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी टेक्नोलॉजी हमें दिख रही है, पेड़ भी हैं और यहाँ पर मतलब अच्छा मतलब एक वेदर हो रहा है बढ़िया, मतलब ग्रीनरी है, यहाँ पर पानी भी है, मतलब दोनों साइड है इसकी, दोनों जो वर्ड हैं इसके, जो दोनों दुनिया हैं ये, है ना, उसमें ये कंफर्ट जोन में है, बढ़िया अपना लैपटॉप लेकर बैठा है। तो कोई एक ऐसी इसकी सिचुएशन है जिसमें ये दोनों जगह पर इसके दोनों हाथ में लड्डू है। उस स्थितियों को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर व्यक्ति दो विपरीत चीज़ों का लाभ एक साथ उठा रहा हो, मतलब मज़े में हो, ठीक है। नेक्स्ट इडियम हमारा बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड, मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन ए लॉन्ग टाइम, ए रियली गुड इन्वेंशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा या फिर उपयोगी। अब स्लाइस ब्रेड का जो आविष्कार हुआ था जब 1928 में, जिसे एक बड़ी सुविधा माना गया था, ठीक है, जो कहते हैं ना मतलब बहुत ही ज़्यादा सुविधा हुई थी जब स्लाइस ब्रेड का आविष्कार हुआ। तब से कोई भी ज़बरदस्त चीज़ को स्लाइस ब्रेड के बाद की सबसे अच्छी चीज़ कहा जाने लगा, ठीक है। एक तरह से आप देख सकते हैं स्लाइस ब्रेड का जो आविष्कार हुआ वो कहीं ना कहीं उनके लिए पहली कोई ऐसी अच्छी चीज़ थी कि जो बहुत ज़्यादा उनको सुविधा प्रदान करी जिसने। तो स्लाइस्ड ब्रेड के बाद कोई भी अगर अच्छी चीज़ मतलब ईजाद हुई, कोई भी अच्छी चीज़ मतलब आविष्कार हुई, तो उसके बाद की सबसे अच्छी चीज़ कहा जाने लगा। एग्जाम्पल, ये मोबाइल ऐप तो स्लाइस्ड ब्रेड के बाद की सबसे बेहतरीन चीज़ है, तो इस तरह से कहा जाने लगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छा होना, उपयोगी होना, ठीक है। क्यों हुआ? क्योंकि स्लाइस ब्रेड उनको बहुत ज़्यादा सुविधा दी थी स्लाइस ब्रेड ने, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बेटर लेट देन नेवर, तो ईजी है, आप पढ़कर भी डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेट आना बेटर होता है कभी ना आने से, ठीक है। बेटर टू अराइव लेट देन नॉट कम एट ऑल, मतलब कि देर आए दुरुस्त आए, है ना, देर से आना अच्छा है कभी ना आने से, देख सकते हैं आप, ईजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इडियम है हमारा बेटर द डेविल यू नो देन द डेविल यू डोंट, मीनिंग हो जाएगा इट इज़ ईजियर टू बी इन ए नो सिचुएशन देन बीइंग इन ए अननोन वर्ट सिचुएशन, एक कठिन लेकिन ज्ञात स्थिति से निपटना बेहतर है बजाय उसे जो अपरिचित हो, है ना, जिसके बारे में आपको पता ना हो, ठीक है। जब दो बुरी चीज़ों में से एक को चुनना हो तो ऐसी बुराई चुनना बेहतर है जिसे हम जानते हैं समझते हैं, बजाय किसी ऐसी बुराई के जो अनजान है और शायद उसका खतरा भी ज़्यादा हो, ठीक है। पढ़कर भी पता लग रहा है, मतलब बेटर द डेविल यू नो, मतलब कोई चीज़ अगर आपको पता है वो ज़्यादा अच्छी है किसके कंपेयर में, द डेविल यू डोंट, कोई एक डेविल है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, कोई एक मिस हैपनिंग है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, उससे ज़्यादा अच्छा है जिसके बारे में आपको पता है, उसको अडोप्ट करें, उसको टैकल करें, है ना। एक कठिन लेकिन ज्ञात स्थिति से निपटना बेहतर है बजाय उससे अपरिचित स्थिति के जो बदतर हो सकती है, क्योंकि जो आपको नहीं पता आप उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी, उसका मतलब क्या वो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आप उसको अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस, मतलब कि स्टक बिटवीन टू वेरी बैड ऑप्शंस, मतलब कि आगे कुआं पीछे खाई। अब पढ़कर डायरेक्ट पता लग रहा है कि आप किसी एक रॉक के बीच में हैं और एक हार्ड प्लेस के बीच में हैं, तो आप कहीं ना कहीं दोनों जगह से मुश्किल परिस्थिति में हैं, ठीक है, इडियम हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट इडियम है बिटवीन स्काइला एंड कैरिबिट्स, तो ये हो जाएगा चॉइस बिटवीन टू अनप्लीजेंट अल्टरनेटिव्स, मतलब कि आगे कुआं पीछे खाई, वही हो जाएगा दो मुश्किल विकल्पों के बीच फंस जाना। अब ये ग्रीक पौराणिक कथा से आया है। जो स्काइला होती है वो एक राक्षसी समुद्री मॉन्स्टर थी जो एक खतरनाक चट्टान पर रहती थी, ठीक है। और कैरिबिड्स एक विशाल भंवर वर्लपूल होता था जो सब कुछ निगल लेता था, है ना। जैसे देख सकते हैं ये हो जाएगा मतलब कि स्काइला और ये हो जाएगा कैरिबिड्स, ठीक है। अब ये दोनों एक संकरे समुद्री रास्ते के दोनों किनारे पर रहते थे। जब नाविक को वहाँ से गुजरना होता था तो उन्हें तय करना होता था कि वे किस खतरे के करीब से गुजरें, ठीक है, या तो स्काइला के या फिर कैरिबिट्स के। अब स्काइला की तरफ जाएं तो वह नाविकों को खा जाती थी और कैरिबिट्स की तरफ जाएं तो वह नाव को डुबा देती थी, तो आगे कुआं पीछे खाई, या फिर दोनों मुश्किल विकल्पों में मतलब के बीच में फंस जाना, ठीक है। देख सकते हैं आप, इमेज काफ़ी रिलेटेबल है, दोनों तरफ देख सकते हैं मुसीबत ही मुसीबत है।
नेक्स्ट इडियम है हमारा आज की वीडियो का लास्ट इडियम, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी हैविंग ओनली 2 वेरी अनप्लीजेंट डिफिकल्ट चॉइसेस। मतलब सेम वही 3 इडियम इसी बेस पर हो गए, 2 मुश्किल विकल्पों के बीच फंस जाना। नेवल लाइफ से रिलेटेड है। डेविल उस समय नाव या फिर जहाज के किनारे के उस हिस्से को कहा जाता था जो मरम्मत के लिए सबसे मुश्किल जगह होती थी, जैसे कि ये डेविल है, ठीक है, देख भी सकते हैं। ये एक ऐसी जगह होती थी नाव की जो कि बहुत ज़्यादा मरम्मत के लिए मुश्किल जगह होती थी। नाविकों को जब उस हिस्से पर काम करना पड़ता था तो उन्हें एक तरफ जहाज का खतरनाक किनारा डेविल होता था, दूसरी तरफ गहरा समुद्र होता था, ठीक है, यानी कि डीप ब्लू सी झेलना पड़ता था, यानी दोनों ओर खतरा था। अब यहाँ पर पानी है, डीप ब्लू सी है, और यहाँ पर ये तो वैसे ही खतरे वाला मतलब एक पॉइंट होता था। तो कहीं ना कहीं 2 मुश्किल विकल्पों के बीच आदमी फंस जाता था, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। तो मेरे हिसाब से ईडियम हो जाना चाहिए। बाकी हमारे 100 ईडियम हमारे कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर देना क्योंकि आप शेयर नहीं करते। बाकी किसी भी तरह की पीडीएफ के लिए, जैसे इस पीपीटी पीडीएफ हो गई या फिर जितने भी हमारी वर्ड की सीरीज़ हैं, 3 सीरीज़ है, किसी भी पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको हाई लिख कर भेजना है तो डिटेल आपके पास खुद ही पहुँच जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी 1 वर्ड भी स्टार्ट करने हैं, 1 वर्ड भी ख़त्म करेंगे जल्दी से। बाकी नेक्स्ट हमारी क्लास जो आएगी 300 से 400 ईडियम वाली, 2-3 दिन के बाद मिल जाएगी आपको। बाकी सपोर्ट बनाए रखें, कुछ भी आपकी क्वेरी हो टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।